सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच अर्जुना नीट के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल सेशन अप एंड वी कैन स्टार्ट टुडेज न्यू चैप्टर दैट इज प्लांट किंगडम। सो अगर आप सभी लोग प्लांट किंगडम नाम के इस चैप्टर को शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं तो आप एक बार अपनी एक्साइटमेंट को जाहिर कर डालिए इन द चैट सेक्शन। अगर अभी तक के चारों चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, द लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपके टिप्स पे हो चुके हैं, आपको ठीक तरीके से समझ में आ चुके हैं, तो एक बार तारा रारा की बारिश कर डालिए जिससे आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंच सके और मैं उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकूं इस सेशन को एक पावर पैक्ड सेशन बनाने में। और इस सेशन के एंड में हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के साथ साझा होना चाहिए। लाल कलर के दिलों की बारिश हो चुकी है। हेलो 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 हेलो, सभी लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग, सुस्वागतम, वेलकम टू दिस सेशन। क्या बात है यार, ग्रेट एनर्जी, ऑसम एनर्जी। और आज आप खुश भी बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि कल है रक्षाबंधन और कल है आपकी छुट्टी। तो वैसे ही हम लोग मतलब हफ्ते में 2 दिन मिलते हैं और वहां भी आपको एक दिन ऑफ मिल जाए तो कुछ तो मजा आता ही होगा। So it is very important to utilize this day in a good manner। तो अपने परिवार के साथ इस दिन को स्पेंड करिएगा। थोड़ा बहुत टाइम अगर आपके पास एक्स्ट्रा बचता है तो आप अपने बैकलॉग के ऊपर भी काम कर सकते हैं, बट मैं फिर भी रेकमेंड करूंगा अगर दोनों में से कोई एक चीज चुननी हो तो 3-4 घंटा पढ़ाई कर लीजिएगा सुबह उठ के फटाफट, एंड देन अपना दिन जो है पूरा का पूरा अपने परिवार के साथ स्पेंड करिएगा। यह भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। यस, और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन और मेरे सभी भाइयों को, जारविस आर्मी के सारे मेंबर्स को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। ऑलराइट, रिपीट। आहा आते ही शुरू हो गया यार, ऐसा मत किया करो, गरीब आदमी के साथ ऐसा मत किया करो साहब। देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, 2 तमाचे ही हैं बस। चलो, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। हाँ यार, मेरे को ना थोड़ी जुकाम लग गई है और थोड़ा सा बुखार हो गया है, तो तबियत उतनी सेट नहीं है, पर हाँ एनर्जी पूरी रहेगी मेरे भाई। आवाज से थोड़ा बहुत तो आपको पता लग ही जाएगा, इतने तो आप समझदार हो, है ना। लेकिन एनर्जी में कोई कमी नहीं रहने वाली। मैं वीक फील नहीं कर रहा हूं, तो सेशन एकदम ताबड़तोड़ रहेगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को समझेंगे। आज जनरल एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे कि प्लांट किंगडम में हमको क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या सीखना होता है। बहुत मजेदार सेशन होगा ये, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। एंड में हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग भी करेंगे और मैं आपको एक फ्लो भी बताऊंगा कि कितने लेक्चर्स में और किस तरीके से हम इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं सबसे पहले कि 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रूठे हुए चैप्टर्स हैं। इनको मनाना पड़ता है, इनको प्यार करना पड़ता है, इनको अटेंशन देनी पड़ती है। आपका भी कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, आपका भी कोई दोस्त होगा, रूठ जाता है ना, तो थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ता है। हाँ भाई तू सही कह रहा था यार, मेरी ही गलती है, इस प्रकार से उसको कंसोल करना पड़ता है। तो 3 चैप्टर हैं जिनको भैया पूरी अटेंशन चाहिए, अटेंशन सीकर हैं। पहला जो चैप्टर है जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये है प्लांट किंगडम। अगर आप इस चैप्टर में पैटर्न को डिकोड कर गए तो ये चैप्टर आपके लिए हलवा है, और पैटर्न मैं डिकोड करके दे दूंगा, इस चैप्टर को सच में हलवा बना दूंगा। और मेरे भाई यहां पर लाइफ साइकिल है। अगर आप डायग्राम बनाना अच्छे तरीके से सीख गए, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा और आपको कैसा भी सवाल दे दिया जाए, कितना भी तोड़ मरोड़ के आप इस चैप्टर की धज्जियां उड़ा देंगे। दैट इज माई प्रॉमिस। लेकिन इस चैप्टर को हमें तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना होता है। क्यों गुरुजी? क्योंकि ये जो चैप्टर है इट इज वेरी थ्योरेटिकल। इस चैप्टर में समझने की चीजें हैं लेकिन इस चैप्टर में याद करने की चीजें भी अच्छी खासी हैं। तो ये चैप्टर जो है काफी थ्योरेटिकल सा है, तो इसको थोड़ा सा आराम से, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर मैं आपके दिमाग के ऊपर लाद दूंगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर मैं लोड कर दूंगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए इसको एकदम सिस्टमैटिकली छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। वो टुकड़े मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला चैप्टर है मेरे भाई, हर बॉटनी के चैप्टर का बाप कह सकते हो आप इसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है मेरे दोस्त, इसमें कम से कम 200 से ज्यादा प्लांट्स के नाम आपको एक ही चैप्टर में याद करने पड़ते हैं। यानी ये जो चैप्टर है इट इज कंप्लीटली एग्जाम्पल ओरिएंटेड चैप्टर। आपको हर चीज के इतने सारे एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे और कई ऐसे नाम होंगे जो कि रिपीट हो रहे होंगे, अलग अलग जगह पर रिपीट हो रहे होंगे, तो आपको ना प्रॉब्लम हो सकती है चीजें याद करने में। तो यहां पर ट्रिक्स के माध्यम से चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद अगर आप देखो तो एनाटॉमी जो है ये आपका डायग्रामेटिकल है। यहां पर आपको मेरे भाई पिकासो बनना पड़ेगा, यहां पर आपको ड्राइंग करनी पड़ेगी, चित्रकार बनना पड़ेगा। और अगर आप चित्रकार हैं, अगर आपको ड्राइंग बनाना पसंद है, आर्ट बनाना पसंद है, तो ये आपका फेवरेट चैप्टर हो जाएगा। और अगर आर्ट बनाना नहीं पसंद तो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपका फेवरेट चैप्टर हो जाए, क्योंकि हर चीज समझने वाली चीज है ना। तो समझाने का काम तो हमारा एकदम टॉप नॉच रहता ही है। याद कराने की जिम्मेदारी भी आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। तो यहां पर कई सारी चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, यहां पर कई सारी चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, और यहां पर कई सारी चीजें हैं जो आपको हाथ से बनानी पड़ेंगी। अगर आप इन तीनों चैप्टर्स को क्रॉस कर जाते हो तो मेरे भाई आगे आने वाला बॉटनी का कोई भी चैप्टर, चाहे 11th का हो चाहे 12th का हो, आपके रास्ते में बाधा नहीं बन सकता। बनने इनको भी नहीं देंगे, लेकिन इनको थोड़ा सा स्लो आराम आराम से प्यार प्यार से पुचकार पुचकार के पढ़ेंगे। इसके बाद आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, इसके बाद आप धूम मचा सकते हो। यहां पर आपको फर्स्ट सेकंड गियर में चलना पड़ेगा, उसके बाद आप टॉप गियर में अपनी बाइक को, अपनी गाड़ी को शिफ्ट कर सकते हो और फुल स्पीड पर भाग सकते हो। बिकॉज आगे के जितने भी चैप्टर हैं आपके 11th क्लास बॉटनी के सिलेबस में, जो कि यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी आपकी बचेगी, वो हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं। एक दिन में आप 4 घंटा भी पढ़ोगे ना तो भी आपको बोरियत महसूस नहीं होगी अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो। यहां पे अगर मैंने 1.5 घंटा भी लगातार पढ़ा दिया, आपको जो है चक्कर आ जाएंगे बहुत भयंकर। तो यहां पर सिस्टमैटिकली इनको काट काट के पढ़ना जरूरी है। मैं बार बार इसी बात पे एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहे डे 1 पे ही, है ना, आप पागल ना हो जाए। करेक्ट। क्या हम इस चैप्टर को शुरू करने के लिए तैयार हैं? एक बार फटाफट बताओ मेरे भाई, क्या हम इस चैप्टर की धज्जियां उड़ाने के लिए रेडी हैं? अगर आपकी एनर्जी पूरी है, एक और बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंच सके और मैं प्लांट किंगडम के डिस्कशन को शुरू करा सकूं। क्या आपको प्लांट किंगडम के बारे में पहले से काफी सारी बातें पता हैं? यस गुरुजी, हमको प्लांट किंगडम के बारे में काफी सारी बातें पता हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और वहां पर आर.एच. विटेकर साहब ने दी थी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और वहां पर हमें पता है कि दुनिया के जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें हम किंगडम मोनेरा में रखते हैं। दुनिया के जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें हम किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं। दुनिया के जितने भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ज्यादातर मल्टीसेलुलर हैं, खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, और जिनमें काइटिन की सेल वॉल होती है, इन्हें हम किंगडम फंजाई में रखते हैं। और दुनिया के अधिकतर ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें सेलुलोज की सेल वॉल होती है, राइट, ऐसे अधिकतर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें सेलुलोज की सेल वॉल होती है, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल कंटेन करते हैं, इन्हें हम किंगडम प्लांट में रखते हैं। और दुनिया के ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और जिनमें सेल वॉल भी एब्सेंट होती है, इसे हम किंगडम एनिमेलिया में रखते हैं। वी ऑलरेडी न्यू दिस वेरी वेल, हमको पहले से यह बात पता है। क्या आपको लगता है कि प्लांट किंगडम की डेफिनेशन वक्त के साथ बदलती रही है? यस गुरुजी, हमें लगता है। क्यों? क्योंकि जब सर आपने हमें 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, जब आपने हमें कैरोलस लीनियस का 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, तो आपने बताया था कि फंगस भी किंगडम प्लांट के मेंबर हुआ करते थे पहले। सर आपने बताया था बैक्टीरिया भी किंगडम प्लांट का मेंबर हुआ करता था पहले। लेकिन आज के दिन में बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में फेंक दिया गया है, फंगस किंगडम फंजाई में फेंक दिया गया है, क्राइजोफाइट डाइनोफ्लैजेलेट जो है किंगडम प्रोटिस्टा में फेंक दिए गए हैं। यानी किंगडम प्लांटे जो है ये वक्त के साथ बदली है। तो अगर आप यहां पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं आवर डेफिनेशन या आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ किंगडम प्लांटे हैज चेंज्ड ओवर टाइम। वक्त के साथ हमारी जो सोच है किंगडम प्लांट के बारे में, ये भी बदलती रही है मेरे दोस्त। कैसे बदली है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, अगर मैं कैरोलस लीनियस साहब के 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूं, तो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम सिस्टम, अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम सिस्टम, कौन कौन आपका प्लांट में था? कई चीजें प्लांट में थी सर। अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम सिस्टम, इस सिस्टम के हिसाब से बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंगस, क्राइजोफाइट्स, ये सारे क्या थे? पहले प्लांट ही तो थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, क्राइजोफाइट्स वर प्लांट्स, क्राइजोफाइट्स वर प्लांट्स।
लेकिन आज हम कौन से सिस्टम को एकदम स्टैंडर्ड मानते हैं? हमारी किताबों में 5 किंगडम सिस्टम को स्टैंडर्ड मानते हैं। तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम सिस्टम ये सब प्लांट्स थे, बट नाउ, लेकिन आज के दिन में ये प्लांट नहीं है ना, बट नाउ अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ओनली, कौन कौन है प्लांट के अंदर? 5 कैटेगरी है मेरे भाई। ओनली एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर इंक्लूडेड इन प्लांट्स। कौन कौन है आज के दिन में किंगडम प्लांट का मेंबर? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, and angiosperms are included in plants, and angiosperms are included in plants, are included in plants। तो अब मेरे भाई डेफिनेशन तो चेंज हुई है। पहले बैक्टीरिया प्लांट का मेंबर था, 2 किंगडम सिस्टम के हिसाब से वो प्लांट किंगडम का मेंबर था, लेकिन आज प्लांट किंगडम का मेंबर नहीं है। आज उठा करके हमने इसे मोनेरा में रख दिया है। माइकोप्लाज्मा पहले किंगडम प्लांट का मेंबर था, अब इसको उठा करके हमने मोनेरा में रख दिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी पहले प्लांट का मेंबर था, अब इसको उठा के मोनेरा में रख दिया है। क्राइजोफाइट पहले प्लांट का मेंबर था, इसको उठा के प्रोटिस्टा में रख दिया है। उसके अलावा अगर आप फंगस देखें तो फंगस पहले किंगडम प्लांट का मेंबर था, अब उसको उठा के कहां रख दिया है? हम लोगों ने अलग से किंगडम बना करके फंजाई उसमें रख दिया है। तो मेरे भाई ये जो डेफिनेशन है प्लांट की चेंज हुई है। आज के दिन में हम इसमें सिर्फ 5 ही कैटेगरीज के बारे में चर्चा करते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और इनको हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पढ़ते हैं। हमेशा सबसे पहले आप एल्गी की डिस्कशन करोगे, उसके बाद आप हमेशा ब्रायोफाइट की डिस्कशन करोगे, फिर टेरिडोफाइट की डिस्कशन करोगे, फिर आप जिम्नोस्पर्म की डिस्कशन करोगे और फिर एंजियोस्पर्म की डिस्कशन करोगे। क्या आपको एक पैटर्न नोटिस हुआ है? अभी तक आपने इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं मेरे भाई। सबसे पहले आपने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा। 5 किंगडम सिस्टम में सबसे पहले कौन सी किंगडम पढ़ी थी हमने? सर किंगडम मोनेरा। क्यों मेरे भाई? क्योंकि सर वो सबसे सिंपल थी। उसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनके पास खुद का न्यूक्लियस तक नहीं है, वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके अंदर, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है इनको आप सबसे पहले पढ़ते हो। फिर आप उनसे थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरफ बढ़े, किंगडम प्रोटिस्टा की तरफ बढ़े। फिर आप उनसे थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरफ बढ़े जो मल्टी सेलुलर हो गए, आप फंगस की तरफ बढ़े। फिर आप उनसे थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरफ बढ़े, आप प्लांट की तरफ गए। फिर आप उनसे भी थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरफ गए, आप किंगडम एनिमेलिया की तरफ गए। सिमिलरली अब जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो आप अलग अलग फाइलम्स के बारे में पढ़ोगे, इनको भी आप एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका पॉरीफेरा, फिर सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। आप पॉरीफेरा से कॉर्डेटा की तरफ जब भाग रहे हो मेरे भाई, आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की तरफ बढ़ रहे हो। क्या जब मैं प्लांट में एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म सब के नाम लिखता हूं तो क्या यहां भी मैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे भाग रहा हूंगा? क्या अगर मैं आपसे अभी एक सवाल पूछ लूं कि बताओ इन 5 प्लांट कैटेगरी में से सबसे सिंपल कौन सी प्लांट है, तो आपका उत्तर क्या होगा मेरे भाई? खुद बता दो। रटने की बात तो है नहीं, समझने की बात है। अगर मैं बोलूं इन 5 कैटेगरी में से एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन 5 कैटेगरी में से सबसे सिंपल तरीके के प्लांट कौन से हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? सर ये जो है एल्गी हो जाएंगे। और अगर मैं बोलूं इन 5 कैटेगरीज में से सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ प्लांट कौन से होंगे, तो क्या आप कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म होंगे? बिल्कुल होंगे। तो अगर आप इनका नाम यहां पर लिख दें, सिंपलेस्ट प्लांट्स, एल्गी है सबसे पहले पढ़े जाते हैं, क्या ये आपके सबसे सिंपलेस्ट प्लांट्स में से एक है? यस गुरुजी बिल्कुल है। और अगर यहां पर आप कह दें मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, तो क्या ये बात गलत हो जाएगी? नहीं गुरुजी, ये भी आपकी बात सही हो जाएगी। अब दुनिया में जो भी प्लांट्स हैं इनमें से अधिकतर प्लांट पता है कौन से हैं? एंजियोस्पर्म्स। दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं पूरे अर्थ पे, उनमें से ज्यादातर जो प्लांट्स हैं ये एंजियोस्पर्म्स हैं, यानी ये दुनिया के मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लांट हैं और इनका नंबर भी अच्छा खासा है, इनकी वैरायटी भी अच्छी खासी है। तो अगर समझ लीजिए आपको इन 5 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी को क्लासिफाई करना हो, सबसे पहले सबसे खतरनाक प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, तो आप कौन सी कैटेगरी को क्लासिफाई करेंगे? खुद बताइए।
भाई इसमें तो बहुत चुनिंदा ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, बहुत चुनिंदा प्लांट पाए जा रहे हैं, कभी भी क्लासिफाई कर देंगे, आसान है। इसमें भी बहुत कम ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, आसानी से क्लासिफाई कर देंगे। इसमें भी कम पाए जा रहे हैं, इसमें भी कम पाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां है? सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां है? एंजियोस्पर्म्स में है। तो आप लिख सकते हो दे आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लांट्स एंड दे आर मोस्ट डाइवर्स ऑल्सो। इनकी डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा होती है, ये भांति भांति के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर इन पांचों कैटेगरीज में से आपको किसी को क्लासिफाई करना हो, सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एंजियोस्पर्म। एंड देयरफॉर हम आज क्या करने वाले हैं? एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? सिंस एंजियोस्पर्म्स are maximum in number, since angiosperms are maximum in number and they are most complex plants therefore they need to be classified well. इनका क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका नंबर बहुत ज्यादा है मेरे भाई, लाखों में पाए जा रहे हैं प्लांट्स। तो इनका क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। हम सिर्फ एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं गुरुजी? बाकी सारे प्लांट्स भी तो यहां पर हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म सबसे कॉम्प्लेक्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन को सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है, उस बात को मैं भी आपके सामने रिपीट कर देता हूं। आराम से इस बात को समझिएगा और बताइएगा कि यह बात करेक्ट है या नहीं। मैं एक नोट लिख देता हूं आपके सामने 5 रुपए का, और इस नोट में मैंने लिखा ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर, ये असली एल्गी नहीं है। क्या ये बात सही है या गलत है? ये ट्रू है या फॉल्स है? फटाफट बता दो मेरे भाई, चैट सेक्शन को भर डालो कि ये बात सच है या झूठ है। क्या ये बात सत्य है या क्या ये बात असत्य है? फटाफट बता डालो मेरे भाई। गुरुजी, पहले जो ब्लू ग्रीन एल्गी थे ये प्लांट के मेंबर हुआ करते थे, इनको एल्गी के साथ यानी असली प्लांट के साथ रख दिया जाता था, लेकिन अब दे आर नॉट एल्गी एनीमोर, ये असली एल्गी के हिस्से नहीं है। अब इन्हें ऐसे बोल के भगा दिया गया है, किंगडम मोनेरा में छोड़ दिया गया है इनको, अब ये प्लांट के सदस्य नहीं है। तो ये बात एकदम सत्य है, ये बात एकदम ट्रू है, ये हमको पता चल गई है। यस, हमने अपना शाही दिमाग जो है इसका इस्तेमाल करके बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बात का पता लगा लिया है कि ब्लू ग्रीन एल्गी अब असली एल्गी नहीं रहे, है ना। इनका नाम एल्गी सिर्फ इसीलिए रखा गया था क्योंकि ये खाना बना सकते थे। अब हर खाना बनाने वाले ऑर्गेनिज्म को आप एल्गी से कंपेयर तो कर ही सकते हो। एल्गी एक प्लांट है जो खाना बनाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी खाना बनाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये असली एल्गी हो गया, ये जो है प्लांट का मेंबर नहीं रहा, अब किंगडम मोनेरा का मेंबर रहा है। तो यहां तक मैंने आपको क्या क्या बताया मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, आराम से सुनिए। मैंने कहा कि हमारी डेफिनेशन जो है किंगडम प्लांट की वक्त के साथ चेंज होती रही है। सबसे पहले हम प्लांट उन ऑर्गेनिजम्स को मानते थे जिनमें सेल वॉल पाई जाती है। हमारे लिए फंगस भी एक प्लांट था, ब्लू ग्रीन एल्गी भी एक प्लांट था, हमारे लिए बैक्टीरिया भी एक प्लांट था, और जो असली प्लांट थे वो भी हमारी नजर में पहले प्लांट ही थे। उसके बाद हमने हमारी डेफिनेशन को और ज्यादा शॉर्ट किया और ज्यादा बेहतरीन बनाया, और अब हम प्लांट में सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं जो ज्यादातर मल्टी सेल्यूलर हैं, जिनमें सेल्यूलोज की सेल वॉल पाई जा रही है, जो खुद का खाना स्वयं बना सकते हैं। अब हम इन ऑर्गेनिजम्स को कहां रखते हैं मेरे भाई? प्लांटे में रखते हैं। बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स को हमने हटा दिया। जैसे माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है, इसको हटा दिया। बैक्टीरिया में आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है, इसको हटा दिया। आपके जो फंगस है इसमें काइटिन की सेल वॉल है, इसको हटा दिया। हमने सारे ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्लांट से बाहर कर दिए। तो पहले ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको किंगडम प्लांटे में रखा गया था, अब ये किंगडम प्लांट का मेंबर नहीं है, अब ये आपका एल्गी का मेंबर नहीं है। और जितने भी प्लांट हमने पढ़े, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन्हीं की स्टडी करनी है हमें इस चैप्टर में। इन पांचों में से अगर आप देखें तो एंजियोस्पर्म जो है सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सबसे ज्यादा डाइवर्स है। तो अगर आपको इन पांचों में से किसी एक कैटेगरी को सबसे पहले क्लासिफाई करना हो, इनमें से किसी एक कैटेगरी की पढ़ाई अगर आपको मन लगा के करनी हो, तो आप क्या पढ़ेंगे? आप एंजियोस्पर्म को पढ़ेंगे।
आपके पूरे के पूरे बॉटनी सिलेबस में 3 ऐसे चैप्टर हैं जो सिर्फ और सिर्फ श्री एंजियोस्पर्म को डेडिकेटेड है। एक बार एंजियोस्पर्म ओपी इन द चैट प्लीज। अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे जस्ट आफ्टर प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में भी एंजियोस्पर्म का डिस्कशन होगा थोड़ा बहुत। अगला जो चैप्टर है उसका नाम पता है क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट जिनमें फूल होता है वो एंजियोस्पर्म ही होते हैं। अगर आपने कोई प्लांट देखा अपने सामने और उसमें आपको फूल दिखाई दिया या फल दिखाई दिया, फल और फूल ये सिर्फ एंजियोस्पर्म की खास पहचान है। तो एक चैप्टर पूरा डेडिकेटेड है एंजियोस्पर्म के लिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उससे जस्ट अगला चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बॉटनी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और उसके अलावा तो मेरे भाई एंजियोस्पर्म की डिस्कशन 1000 बार हो रही होगी, लेकिन बॉटनी के इतने छोटे से सिलेबस में से भी आप मान के चलिए 3 चैप्टर तो एकदम नाम से डेडिकेटेड है एंजियोस्पर्म के लिए। इतनी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी है, इतनी बड़ी कैटेगरी है, इतने सारे पेड़ पौधे इस कैटेगरी में पाए जाते हैं, तो क्या इसको अच्छे से क्लासिफाई करना हमारा कर्तव्य नहीं है एज अ बायोलॉजिस्ट? बिल्कुल है सर। तो साइंटिस्ट ने भी यही सोचा, सबसे पहले इसी को हम क्रैक करेंगे। सबसे पहले हम लोग एंजियोस्पर्म्स की क्लासिफिकेशन करने के लिए अच्छी अच्छी स्कीम्स निकालेंगे, अच्छी अच्छी ट्रिक्स निकालेंगे, और इसी प्रकार से क्लासिफिकेशन का जो नया दौर है ये स्टार्ट हुआ। और यहां पर भी मेरे भाई हैट्रिक मारने के लिए सबसे पहले पता है कौन आए? कैरोलस लीनियस साहब। जब हम हमारी सिस्टमैटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे द लिविंग वर्ल्ड, वहां पर भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लेकर के कौन आए? कैरोलस लीनियस साहब। जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहां पर भी 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लेकर के कौन आए? कैरोलस लीनियस साहब। और यहां पर जब एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन की बात आ रही है मेरे भाई, तो भी सबसे पहली स्कीम लेकर के कौन आए? कैरोलस लीनियस साहब। एक बार लीनियस साहब ओपन इन द चैट प्लीज। सबसे पहले मेरे भाई जहां पर भी हाथ मारने का मौका आता था कि भैया ये टॉपिक कौन पढ़ाएगा, लीनियस साहब जो है सबसे पहले पहुंच जाते थे। ये जो है भाई हर चीज में हाथ मारते थे, है ना। इनको लगता था भैया मैं ही क्रैक कर लूंगा सब कुछ, एंड दैट्स व्हाई यहां पर भी सबसे पहला जो सिस्टम लेकर आए आर्टिफिशियल सिस्टम, ये कौन लेकर के आए? हमारे लीनियस बाबू लेकर आए। तो इट वाज गिवन बाय किसने दिया ये आर्टिफिशियल सिस्टम? गिवन बाय कैरोलस लीनियस। ये भी लीनियस साहब ने दिया, और ये सबसे पहला सिस्टम था जो आप पढ़ रहे हैं आज के दिन में, तो इसे अर्लीस्ट सिस्टम कहा गया। और अर्लीस्ट सिस्टम है तो गलतियों के बहुत चांसेस है। जैसे 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था लीनियस साहब ने, तो बहुत अच्छा सिस्टम तो दिया नहीं। इसी प्रकार से ये जो क्लासिफिकेशन इन्होंने दी, ये भी अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी, यानी ये भी कोई बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन नहीं थी, लेकिन ये पायनियर क्लासिफिकेशन जरूर थी। सबसे पहला जो काम करते थे ये हमेशा लीनियस साहब करते थे। तो इन्होंने क्या किया इस क्लासिफिकेशन में? ही यूज्ड सेवरल कैरेक्टर्स, है ना। तो ही यूज्ड ग्रॉस जनरल कैरेक्टर्स इन्होंने लिए, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ही यूज्ड ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई करने के लिए इन्होंने ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए। अब ये क्या होता है गुरुजी? सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से जो दिख जाए, है ना, और मॉर्फोलॉजी का मतलब भी क्या होता है? जो आपका बाहर का स्ट्रक्चर है किसी प्लांट का, उसे प्लांट की मॉर्फोलॉजी कहा जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, प्लांट के ऊपर ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स देखे, कोई बहुत खतरनाक प्लांट को काट करके उसके अंदर के सेल नहीं देख डाले, सिर्फ मॉर्फोलॉजी यानी आउटर स्ट्रक्चर की बात की। जैसे कि मेरे बाल काले हैं या भूरे, या आप मुझे बाहर से देख करके बता सकते हैं। आप मेरे बालों का कलर मुझे सिर्फ देख के ही जज कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो लीनियस साहब थे, इन्होंने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जो आप सिर्फ प्लांट में डायरेक्टली देख सकते हो। जैसे उसकी पत्ती का कलर क्या है, उसकी पेटल का कलर क्या है, ये जो प्लांट है क्या ये पौधा है या ये झाड़ी है या ये बहुत बड़ा पेड़ है। तो ऐसी छोटी मोटी चुटुर पुटुर चीजें जो है इन्होंने देखने की कोशिश की मेरे भाई, है ना। तो बहुत जनरल बातों पे इन्होंने अपना डिस्कशन जो था ये रखा। तो इन्होंने क्या किए, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऐसे यूज किए जो कि वेजिटेटिव थे, प्लांट के रूट स्टेम लीफ से रिलेटेड थे, और कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो रिप्रोडक्टिव थे, प्लांट के फूल से रिलेटेड थे। क्योंकि रिप्रोडक्शन किसमें होता है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। एंजियोस्पर्म की अगर आप बात करोगे, जिन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट कह रहे हैं, तो उनमें रिप्रोडक्शन कहां होगा? फूल में ही होगा। फूल में ही मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपके कौन से होते हैं? रूट, स्टेम और लीफ। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ही इनका क्राइटेरिया क्या था?
क्राइटेरिया क्या था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का? ही यूज्ड वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव खासकर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को इन्होंने बहुत अहमियत दी। एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को इन्होंने बहुत अहमियत दी। एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को इन्होंने बहुत अहमियत दी। तो यूज्ड वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फॉर हिज क्लासिफिकेशन। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या क्या देखा एक प्लांट में उसे क्लासिफाई करते टाइम? इन्होंने देखी हैबिट। हैबिट क्या होती है मेरे भाई? हैबिट का मतलब एक प्लांट जो है वो हर्ब है, श्रब है या ट्री है। हर्ब है, श्रब है या ट्री है, पेड़ है, झाड़ी है या पौधा है, ये देखकर ही पता लग जाता है। तो इस हिसाब से भी आप प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हो। जो पौधे जैसा दिखाई दे रहा है उसे पौधे की कैटेगरी में डाल दो, जो झाड़ी जैसा दिखाई दे रहा है उसे झाड़ी की कैटेगरी में डाल दो, और जो बड़ा पेड़ जैसी एक आकार लेकर बैठा है उसे पेड़ की कैटेगरी में डाल दो। इसके बाद इन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया लिए? इन्होंने क्राइटेरिया जो लिया है यह है नंबर, साइज एंड कलर ऑफ लीफ। भाई अलग अलग पेड़ जो हैं इनकी डालियों पे कितने पत्ते हैं, कितने बड़े पत्ते हैं, और किस कलर के पत्ते हैं, ये भी इन्होंने कंसिडर किया। तो ये तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफी भरी बात है। कैसे बेवकूफी भरी बात है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। और इन्होंने एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के ऊपर भी काम किया। एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के ऊपर भी काम किया। जो आपका मेल पार्ट है फूल का, एंड्रोशियम, इट इज कंसिस्टेड ऑफ स्टेमेंस। शायद आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं। समझ लीजिए आपका ये फूल है, तो फूल में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है यह है आपकी पिस्टिल या कार्पल, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 3 पार्ट होते हैं। पता है सबको? पता है गुरुजी। और मेरे भाई इसके साइड में लगे होते हैं मेल पार्ट्स, है ना, एंथर और फिलामेंट। ये गोल मटोल एंथर और ये लंबा सा फिलामेंट, ये गोल मटोल एंथर, ये लंबा सा फिलामेंट। तो ये जो एंथर और फिलामेंट है इसको मिला के हम क्या कहते हैं? स्टेमेन। और एक फूल में जितने भी स्टेमेन है, यहां पर 1 स्टेमेन है, 2 स्टेमेन है, इन सबको मिला करके हम कहेंगे एंड्रोशियम। तो मेल जो है मेरे भाई वो कौन सा पार्ट है यहां पर? स्टेमेन। और फीमेल जो है वो कौन सा पार्ट है? आपका पिस्टिल या कार्पल। तो इन्होंने क्या किया, कैरोलस लिनियस साहब ने अलग अलग प्लांट के फूल तोड़े और उन फूलों में गिनने की कोशिश करी कि हर फूल में कितने स्टेमेन्स हैं। और जितने इन्हें अलग अलग नंबर ऑफ स्टेमेन्स मिले, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 8, उस हिसाब से इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज बना दी प्लांट की। तो इन्होंने एंड्रोशियम स्ट्रक्चर जो है इसको भी यूज किया, यानी ऑन द बेसिस ऑफ number of stamens, on the basis of number of stamens in flower, Linnaeus classified angiosperms into 24 classes. एंजियोस्पर्म्स इनटू 24 क्लासेस। टोटल 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स को। किस बेसिस पे? कि उनके फूलों में कितने कितने स्टेमेन्स पाए जा रहे हैं। ये भी आपके कैरोलस लिनियस साहब का एक क्राइटेरिया था। इसके अलावा इन्होंने हैबिट भी देखी प्लांट की कि वो पौधा है या झाड़ी है या बड़ा पेड़ है। उसके अलावा उन्होंने लीफ के नंबर, साइज और कलर को भी देखा। क्या ये सारे के सारे कैरेक्टर इनफ थे प्लांट्स को अच्छे तरीके से क्लासिफाई करने के लिए? नहीं सर, ये बहुत अच्छे क्राइटेरिया नहीं थे। क्योंकि मेरी एक बात सुनो मेरे भाई, समझ लीजिए मेरे पास एक प्लांट है एक्स। कोई भी प्लांट ले लो आप, नीम का प्लांट ले लो, शीशम का प्लांट ले लो, कोई भी प्लांट ले लो जिसका नाम है एक्स। मैं इस एक्स को एक ऐसे इलाके में उगाता हूं जहां पर खूब पानी है, पानी की कोई कमी नहीं। और मैं इस एक्स को एक ऐसे इलाके में उगाता हूं जहां पानी की बहुत कमी है मेरे भाई, सूखा पड़ा हुआ है। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो 70% पानी की बनी है। अगर मैं एक प्लांट हूं और मुझे पानी खूब मिल रहा है, तो क्या ये जो मेरे पत्ते हैं, क्या ये जो मेरी बॉडी पार्ट्स है, ये खिले खिले रहेंगे? क्या इनके सेल्स में पानी भरा रहेगा? और ये जो पेड़ है ये एकदम मस्त, एकदम मनमौजी रहेगा, इसके सारे सेल्स खुश रहेंगे? बिल्कुल सर। तो अगर मैं एक ऐसे इलाके में इस प्लांट एक्स का सीड बोता हूं जहां खूब पानी है, तो यहां पत्तियां खिली खिली रहेंगी।
बड़ी रहेंगी। लेकिन मेरे भाई मैं इस एक्स प्लांट का सीड, सेम प्लांट का ही सीड अगर किसी ऐसे इलाके में डाल देता हूं जहां पानी कम है, तो यहां पत्तियां मुरझाई मुरझाई सी रहेंगी, पिचकी पिचकी सी रहेंगी। अब समझ लीजिए कैरोलस लीनियस साहब यहां पर आ गए, इन्होंने इन दोनों पेड़ों को देखा, इन्होंने कहा अरे यार ये पत्ती तो बड़ी चौड़ी है, बहुत बेहतरीन है, वाह क्या पत्ती है, वाह वाह क्या पत्ती है, ऐसा बोल के चले गए। और यहां इस पत्ती को देखकर बोले ओहो मूड ही खराब कर दिया भाई, कैसी मरी सी पत्ती है, मरेली सड़ेली सी पत्ती है। तो मेरे भाई ये दोनों हैं तो सेम ही प्लांट की पत्तियां, एक ही प्लांट के दो बीज थे, आपने एक ऐसी जगह पर बीज बोया जहां पानी अच्छा खासा है, एक ऐसी जगह पर बीज बोया जहां पानी कम है, तो पत्तियों की शेप अलग हो गई। लेकिन कैरोलस लीनियस साहब के हिसाब से तो ये दोनों अलग प्लांट हो गए ना, इन्होंने तो क्राइटेरिया ही ये ले रखा है कि पत्ते का साइज क्या है, पत्ते का नंबर क्या है। अब जहां पर पानी कम है वहां पर पत्तियां झड़ेंगी भी ज्यादा, तो इस हिसाब से तो कैरोलस लीनियस साहब कहेंगे ये है प्लांट 1, ये है प्लांट 2 और ये दोनों प्लांट अलग अलग है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई, मेरे दोस्त कई अलग अलग प्लांट्स हैं जिनकी पत्तियां हो सकती हैं एक जैसी दिखती हूं। जैसे मेरे दोस्त भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें से ये डेटा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का डेटा है, 47% लोग जो हैं भारत की पॉपुलेशन में अजय देवगन जैसे दिखते हैं। तो आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हो, हर दूसरी रील जो है अजय देवगन जैसे दिखने वाली किसी आदमी की आती है। तो अगर कैरोलस लीनियस साहब ऐसे प्लांट्स को भी देखने लग गए तो उन्हें तो ये लगेगा ना मेरे भाई कि दो अलग अलग प्लांट्स जो है इनकी पत्तियां एक जैसी दिख रही हैं, तो इन्हें सेम कैटेगरी में रख दूं। पर क्या ये बहुत अच्छा क्राइटेरिया है? क्या सिर्फ दो लोगों की शक्ल सेम है तो उनको सेम कैटेगरी में रख दूं? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए कैरोलस लीनियस साहब का ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है ये एक फ्लॉप फॉर्मूला था। अब मेरे भाई ये जो चीजें हैं ना, ये जो कैरेक्टर हैं, ये बदल सकते हैं वक्त के साथ। जैसे नंबर है, साइज है, कलर ऑफ लीफ है, ये चेंज हो सकता है। किसी प्लांट में बीमारी हो गई, अब आप लास्ट जो लेक्चर पढ़ के आए हो चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, वहां पर मैंने आपको बताया था कि वायरस के कारण प्लांट में बीमारी हो जाती है, मोज़ेक डिजीज हो जाती है, प्लांट के जो पत्ते हैं उन पे अलग से पैटर्न बन जाते हैं, पीले पीले कलर के पैटर्न बन जाते हैं, ब्राउन ब्राउन कलर के पैटर्न बन जाते हैं। अब कैरोलस लीनियस साहब अगर देखेंगे उस पत्ती को बोलेंगे वाह क्या डिजाइन है, कुदरत ने क्या डिजाइन बनाया है, इसको तो अलग कैटेगरी में प्लेस कर देता हूं। मेरे भाई ये जो पत्ती है सिर्फ बीमार है, जिस वजह से इसका कलर चेंज हो गया है, ये कोई नया प्लांट नहीं है, राइट। तो कैरोलस लीनियस साहब ने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स लिए जो कि वक्त के साथ बदल सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी लिए जो वक्त के साथ नहीं बदलते थे। जैसे कि नंबर ऑफ स्टेमेंस। समझ लीजिए मैं आपके सामने खड़ा हूं भारत देश में, अब मैं चला जाऊं अफ्रीका में, अब मैं चला जाऊं अमेरिका में, अब मैं चला जाऊं इंडोनेशिया में, मेरे हाथ तो दो ही रहेंगे, उंगलियां तो 10 ही रहेंगी, यस। लेकिन हाँ मेरा स्किन टोन जो है ये वेरी कर सकता है। मैं किसी ऐसे इलाके में रह रहा हूं जहां पर सन बहुत ज्यादा स्कॉर्चिंग है, अगर मैं सन बाथ ले रहा हूं तो हो सकता है सन बाथ लेते लेते मेरा पूरा का पूरा शरीर झुलस जाए, है ना। सन बाथ जो है वो लेते हैं अमीर लोग सनस्क्रीन लगा करके, उनको आइडिया है कि कितना लेटना है धूप में। हम पड़े रहे 8 घंटे तक जो है धूप में ही लेटा रहा मेरे भाई। उसके बाद जो है धूप ने एक ऐसा छापा मेरे मुंह पर मार दिया कि मेरे घर वालों ने ही मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और मेरा जो है घर निकाला हो गया, लात मार के मुझे मेरे खुद के घर से बाहर भगा दिया क्योंकि मुझे पहचान ही नहीं पा रहे थे, ऐसा सनबाथ ले लिया। तो मेरे दोस्त आप में चेंजेस आ सकते हैं ना, आपके नंबर ऑफ हैंड्स जो है ये चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ फिंगर्स चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ हेड चेंज नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि अफ्रीका में गए 2 मुंडी आ गई बाहर, है ना, एक मुंडी ये है दूसरी मुंडी अलग से आ गई, या अफ्रीका में गए भाई 4 हाथ बाहर आ गए, 2 पहले से थे 2 और आ गए, ऐसा नहीं है। So the number of organs won't change, but the properties of organ can change. भाई आपके जो स्टेमन के नंबर हैं ये नहीं बदलेंगे, लेकिन पत्ती का कलर, पत्ती का शेप, साइज, ये तो सब बहुत चीजों पे डिपेंड करते हैं ना। कितना पानी है एक प्लांट के पास, कितनी सनलाइट आ रही है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर, तो ये तो चेंज हो सकते हैं ना। तो कैरोलस लीनियस साहब ने यहां गड़बड़ कर दी मेरे भाई। आप वेजिटेटिव चीजों को रिप्रोडक्टिव चीजों जितनी अहमियत नहीं दे सकते। आपकी लाइफ में कुछ सवाल बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जैसे आप कौन से कॉलेज में जाओगे, ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हम एक अच्छे कॉलेज के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, यह सवाल मेरे जीवन का अहम सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और आज आप क्या खाओगे, खिचड़ी के दाल, यह भी सवाल है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब कैरोलस लीनियस साहब ने क्या किया, इस टुच्चे से सवाल को और इस बहुत अहम सवाल को बराबर इंपॉर्टेंस दे दी। वेजिटेटिव कैरेक्टर को और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को बराबर इंपॉर्टेंस दे दी, यही कबाड़ा हो गया। अगर आपकी जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और सबसे चिंदी सवाल ये आपको बराबर ही एकदम इंपॉर्टेंस के लग रहे हैं, तो आप में कुछ गड़बड़ है।
सेम गड़बड़ कर दी यहां पे कैरोलस लीनियस साहब ने, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है ये वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ये जो एंड्रोशियम कैरेक्टर है, ये जो आपके स्टेमेन के नंबर हैं, ये वक्त के साथ नहीं बदलते। इसी बात को मैं आपको शुद्ध इंग्लिश भाषा में यहां पर लिखवा देता हूं। यहां पर देखिएगा, दीज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, these vegetative characters gets easily affected by environmental conditions, है ना। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आपका एक प्लांट एक्स है, प्लांट ऑफ स्पीसीज एक्स, एक स्पीसीज है जिसका नाम एक्स ले लेते हैं, रैंडम स्पीसीज। अरे सर एक्स मत लिखो, मैं तो लिखूंगा मेरे भाई, जो चीज हमारा नसीब में नहीं है वो तुहार नसीब में भी ना ही होए। हा 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 हा, है आशिक बनेंगे, रोनाल्डो बनेंगे, इधर मौसी बनेंगे। अभी बताता हूं, एक्स की इतनी याद दिलाऊंगा, फूट के रो पड़ोगे लेक्चर के बीच में ही। प्लांट ऑफ स्पीसीज एक्स, इसको ज्यादा पानी दिया, अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। इसको बहुत पानी पिलाया, मोटुल्ला हो गया पत्ता। इसको कम पानी पिलाया, ऐसे इलाके में छोड़ा जहां वाटर कम है, तो पत्ता जो है सिकुड़ गया। तुम्हारी मानसिकता की तरह ये पत्ता भी छोटा हो गया है मेरे भाई, तुम्हारे दिमाग की तरह ये पत्ता भी जो है सिकुड़ चुका है। तो मेरे भाई ये जो प्लांट है ये तो सेम ही है, सेम स्पीसीज है, तो इनके पत्ते अलग अलग दिख रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू लीनियस, these two plants will belong to different categories। क्या ये बहुत अच्छा काम कर दिया? will belong to different categories। जो एक ही प्लांट है मेरे भाई, बस कंडीशंस अलग अलग हैं, उनको लीनियस साहब कह रहे हैं कि ये तो दो अलग अलग कैटेगरी में पाए जाने चाहिए प्लांट्स, इनका पत्ता डिफरेंट दिखाई दे रहा है, तो ये तो कोई बहुत अच्छा क्राइटेरिया हम नहीं मानेंगे। इसी प्रकार से लीनियस साहब ने कई एक जैसे जो प्लांट्स थे इनको अलग अलग कैटेगरी में प्लेस कर दिया, और कई अलग अलग प्लांट्स थे जिनके पत्ते तुक्के से एक जैसे दिख रहे थे, उन्हें सेम कैटेगरी में रख दिया। क्या ये बहुत अच्छी बात है? हाँ कि ना? नहीं गुरुजी, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्लासिफिकेशन में इसे घनघोर पाप कहा गया है। इस चीज के लिए तो कुटाई होनी चाहिए थी साइंटिस्ट की, ऐसा नहीं है। इनका कंट्रीब्यूशन भी अच्छा माना गया है, पर फ्लॉज बहुत थे। सो नोट आप यहां पर लिख लीजिए, 5 रुपए का, छोटी सी ही बात है, छोटी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से अभी कर लेते हैं। तो ये जो नोट है इसमें हम लिखेंगे लीनियस प्लेस्ड similar plants into different categories and different plants into same categories, different plants in सेम कैटेगरी। तो यहां पर इनसे इतनी बड़ी गलती क्यों हुई मेरे भाई? इनसे इतनी बड़ी गलती इसीलिए हुई क्योंकि इन्होंने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी, और वेजिटेटिव कैरेक्टर तो मौसम के साथ बदलते रहते हैं, तो इन कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए थी। तो एक एक्स्ट्रा स्लाइड ले लेते हैं मेरे भाई, इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा टॉपिक दोबारा पढ़ाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा, आपको क्लैरिटी के साथ सारी की सारी चीजें पता लग जाएंगी। 1-2 पॉइंट यहां पर बचते हैं, उनको भी हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं। करेक्ट, 1-2 पॉइंट यहां पर बचते हैं, तो इनको भी हम बढ़िया तरीके से जान लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा डीमेरिट क्या है आर्टिफिशियल सिस्टम के। डीमेरिट क्या है? डीमेरिट ये है, पहला ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये लाइन हम लिख चुके हैं। सिर्फ इन्होंने ऐसी ऐसी चीजों को देखा प्लांट के जो बाहर से दिख सकती थी, प्लांट के अंदर जाके इन्होंने रिसर्च नहीं की, प्लांट को काट पीट कर रिसर्च नहीं की, प्लांट में किस प्रकार के सेल पाए जा रहे हैं, किस प्रकार का एम्ब्रियो बनता है, किसी बात पे रिसर्च नहीं की। ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट,
टेकन इनटू अकाउंट। सिर्फ इन्होंने यही काम किया, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा। दूसरी इंपॉर्टेंट गलती क्या कर दी? दूसरी इंपॉर्टेंट गलती मेरे भाई ये कर दी, दैट ही गेव इक्वल इंपॉर्टेंस, he gave equal importance to vegetative and reproductive features। एक प्लांट के जो वेजिटेटिव फीचर्स हैं एंड जो रिप्रोडक्टिव फीचर्स हैं, इन दोनों को भी बराबर इंपॉर्टेंस दी गई। किस द्वारा? आपके कैरोलस लिनियस साहब द्वारा। तो इन्होंने पहली बात तो सिर्फ मॉर्फोलॉजी के ऊपर फोकस किया, और मॉर्फोलॉजी में भी ये वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर देख रहे थे, इन दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी। जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है दे कैन चेंज विद एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो इनको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए थी। चेंज विद एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो इनको आपको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए थी। इन्हें रिप्रोडक्टिव फीचर्स के कंपैरिजन में कम इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी। यह बात हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। क्या यह बात सभी भाइयों को समझ में आई? ऑलरेडी हम लोग इन बातों को समझ चुके थे, बस हम लोगों ने लिख ली हैं जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। एक बार हमने बस इन चीजों को लिख लिया है, नोट डाउन कर लिया है। तीसरी चीज अगर आप देखें, इसी पॉइंट को आप लिख सकते हैं कि मिलते जुलते प्लांट्स को इन्होंने डिफर कर दिया और डिफरेंट प्लांट्स जो थे इनको साथ साथ रख दिया, क्योंकि इन्होंने बहुत कम कैरेक्टर्स को कंसिडरेशन में लिया है। सो ही सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स, जो एक दूसरे के साथ पाए जाने चाहिए थे, उन्हें सेपरेट कर दिया। ही सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स एंड कैप्ट टुगेदर, और साथ रख दिया किनको? अलग अलग प्लांट्स को। एंड कैप्ट टुगेदर डिसिमिलर प्लांट्स, जो साथ नहीं होने चाहिए थे उनको साथ रख दिया, और जो साथ होने चाहिए थे, जो जन्म जन्म के साथी थे, उनको इन्होंने अलग अलग कर दिया। ये घिनौना पाप जो है कैरोलस लिनियस साहब ने कर दिया। अब इन्होंने इतनी गड़बड़ कर दी, तो आप यहां से क्या सीख ले सकते हो मेरे भाई? हर चीज जो साइंटिस्ट अटेम्प्ट करता है वो एक गलती होती है। अगर कोई खराब फीचर दिया है, यहां पर कैरोलस लिनियस साहब ने कोई खराब सिस्टम दिया है, जैसे इन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, तो हमें पता लग गया कि इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को साथ रख दिया है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट हमें अलग करने की जरूरत है। इन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को साथ रख दिया है, हमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर अलग करने की जरूरत है। इन्होंने आपका हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को साथ रख दिया, इन्हें अलग करने की जरूरत है। तो एक गलत सिस्टम भी आपको सिखाता है कि आपको क्या क्या सही करना है। आपकी गलतियां जो आप टेस्ट में करते हो वही तो आपको बताती हैं कि आप कहां कहां इंप्रूव कर सकते हो। तो सिमिलरली मेरे भाई, यहां जो आपके लिनियस साहब हैं, इन्होंने जो गलतियां की, इस गलती से आने वाले साइंटिस्ट को पता लग गया था कि हमें क्या क्या सुधारना है, हमें क्या क्या बेहतर करना है। तो यहां पर इतनी गड़बड़ियां हो चुकी थी कि बाकी साइंटिस्ट को लगा अब एक बेहतर सिस्टम की नीड है। देयरफॉर नीड ऑफ अ बेटर सिस्टम, नीड ऑफ a better system was felt। एक बेहतर सिस्टम की जरूरत हमें देखने को मिली कि भैया सिर्फ प्लांट्स की शक्ल देख करके अगर हम बताएंगे कि वो किस कैटेगरी में होने चाहिए, तो हमारा अंदाजा गलत जाएगा, क्योंकि 2 अनरिलेटेड प्लांट भी सेम सी शक्ल के हो सकते हैं, और कई बार सेम प्लांट जो है इसकी भी शक्ल बदल सकती है मौसम के कारण। कई बार आपका दोस्त ऐसे मुंह बना के बैठा रहता है ना, पिट के आया है, किसी से मार खा के आया है ना, घर पे पिताजी ने जो है बेल्ट ट्रीटमेंट दे दिया है, तो मेरे भाई अब उसकी शक्ल ही ऐसी हो गई। जो हंसता खेलता था, जो पूरी दुनिया को हंसाता था, जोकर की एक्टिंग करता था मेरे भाई, अब वो ही जो है घर से लात खा करके आया है, तो उसकी शक्ल चेंज हो गई ना। तो इसी प्रकार से एक प्लांट जो है उसके वेजिटेटिव फीचर्स भी चेंज हो सकते हैं वक्त के साथ, हालात के साथ उसके वेजिटेटिव फीचर्स भी बदल सकते हैं। तो सिर्फ वेजिटेटिव फीचर्स पे काम करने से तो हमें अपनी मंजिल नहीं मिलेगी, कुछ और कैरेक्टर्स भी चाहिए। सो नीड ऑफ अ बेटर सिस्टम वाज फेल्ट एंड देयरफॉर कैरेक्टर्स लाइक एनाटमी, बाहर से तो देख लिया है पौधे को, एनाटमी अंदर से कैसा है पौधा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एक एक सेल को खोल खोल कर देख लेंगे मेरे भाई, एकदम अंदर घुस जाएंगे। एनाटमी मतलब अलग अलग
आपने क्या किया, रूट स्टेम लीफ को काट कर देखा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर उस रूट स्टेम लीफ में भी किस प्रकार के सेल्स हैं ये भी आपने देख लिया। एम्ब्रियोलॉजी, एक प्लांट जो है इसमें एम्ब्रियो किस हिसाब से बनता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस हिसाब से होती है ये भी आपने देखा। फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो यानी प्लांट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, फाइटो यानी प्लांट, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में केमिकल के बारे में पढ़ते हो ना मेरे भाई, यस गुरुजी। तो यहां पर हम देखेंगे कि प्लांट में कितने केमिकल्स मौजूद हैं। सो कैरेक्टर लाइक एनाटॉमी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटो केमिस्ट्री आर ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड, आर ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड। यानी आपका जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें बहुत कम कैरेक्टर लिए लीनियस साहब ने, इसीलिए जो सिस्टम है ये फेल हो गया, कोई बहुत बेहतरीन सिस्टम ये नहीं माना गया। यहां तक की बात अगर समझ में आ गई है एक बार थम्स अप दे दो, पूरा का पूरा रिपीट कराता हूं और आपको लिखने का टाइम भी दूंगा, डोंट वरी, पूरा का पूरा रिपीट कराऊंगा, एक एक बात समझाऊंगा, एक एक बात पढ़ाऊंगा, रोनाल्डो मौसी बनाऊंगा। यहां तक की बात अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो मुझे बताइए, अच्छे तरीके समझ में आ जाना चाहिए। मेरे भाई कैरोलस लीनियस साहब ने पहला अटेम्प्ट दिया। जब भी आप एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो पहला सिस्टम जो दिया गया वो कौन सा था, आर्टिफिशियल सिस्टम, आप यही कहेंगे। तो आर्टिफिशियल सिस्टम अर्लीस्ट सिस्टम था, किसने दिया, कैरोलस लीनियस साहब ने दिया। यहां पर इन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर से प्लांट की शक्ल देखी, यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे इन्होंने काम किया। और मॉर्फोलॉजी में भी इन्होंने क्या क्या देखा, इन्होंने फूल के भी कुछ स्ट्रक्चर्स देखे, यानी एंड्रोशियम को भी देखा, एंड इन्होंने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स भी देखे, यानी फूल पत्ती के पत्ती, स्टेम, रूट, ये सारी चीजें भी देखी। तो इन्होंने बेसिकली वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दोनों को देखा। गड़बड़ी इन्होंने क्या कर दी कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बराबर इंपॉर्टेंस दे डाली। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स वक्त के साथ बदल सकते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ बदल सकते हैं, तो एक ही पेड़ की पत्तियां जो हैं वो अलग अलग भी दिख सकती हैं और अलग अलग पेड़ों की पत्तियां जो है एक जैसी भी दिख सकती हैं। इसीलिए क्लासिफिकेशन में कैरोलस लीनियस साहब ने गड़बड़ कर डाली और एक जैसे जो प्लांट थे इन्हें अलग अलग कैटेगरी में प्लेस कर दिया, और जो अलग अलग दिखने वाले प्लांट्स थे उनको सेम कैटेगरी में प्लेस कर दिया। ये गुनाह जो है, गुनाह अजीम जो है, ये किसने कर दिया, आपका कैरोलस लीनियस साहब ने कर दिया। ठीक है, इसी चीज को दोबारा देखो भाई, आर्टिफिशियल सिस्टम लीनियस साहब ने दिया और यह सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था फॉर एंजियोस्पर्म। इसमें आपके लीनियस साहब जो थे इन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, यानी जो एक पेड़ में, पौधे में आसानी से दिख सकते हैं बाहर बाहर से, बिना पेड़ पौधे को काटे पीटे, सिर्फ उन कैरेक्टर्स को देखा। जैसे एक फूल अगर आपके पास आ गया तो आप बता सकते हो कि वो फूल किस कलर का है, उस फूल का साइज क्या है, उस फूल में कितने स्टेमन हैं, उस फूल में कितनी पिस्टिल हैं, उस फूल में कितने पेटल हैं, ये आप देख के ही बता सकते हो। एक प्लांट जो है उसमें कितनी पत्तियां हैं, उन पत्तियों का कलर क्या है, उन पत्तियों का जनरल साइज क्या है, आप देख के ही बता सकते हो। तो इन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे फोकस किया एंड मेरे दोस्त इन्होंने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टर्स लिए। वेजिटेटिव में इन्होंने ये भी देखा कि एक प्लांट दिखता कैसा है, क्या ये पौधा है, क्या ये झाड़ी है, क्या ये पेड़ है, और इन्होंने देखा कि एक पेड़ में कितने पत्ते हैं, इनका साइज क्या है, इनका कलर क्या है। अब ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है, जो पत्ते का साइज है, नंबर है, ये तो एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो सकता है। समझ लीजिए एक ही प्लांट है, प्लांट एक्स, इसके कई सारे बीज हैं मेरे पास। मैंने एक बीज को ऐसे इलाके में बोया जहां पर खूब पानी था, तो वहां पत्तियां बड़ी बड़ी हो गई, अच्छे हरे कलर की हो गई। एंड मेरे दोस्त दूसरी जगह कम पानी था तो यहां पत्ती सिकुड़ गई और बीमार भी पड़ गई। इसका मतलब मेरे भाई अगर आप सेम प्लांट की पत्तियों को भी देखेंगे तो ये आपको अलग अलग दिखाई दे सकती हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ कैरोलस लीनियस, फिर ये अगर आपका शेप साइज अगर चेंज है पत्तियों का तो ये अलग अलग कैटेगरी में जाने चाहिए, जो कि गलत बात हो जाएगी। एंड सिमिलरली कई बार डिफरेंट जो प्लांट्स हैं इनकी पत्तियां एक जैसी दिख सकती हैं तुक्के से, तो इन्हें सेम कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ये भी गलत बात है। एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पे भी काम किया आपके कैरोलस लीनियस साहब ने। इन्होंने अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स लिए और उनके नंबर ऑफ स्टेमेंस को क्या किया, बेसिकली काउंट किया और 24 अलग अलग क्लासेस बना दी एंजियोस्पर्म की, ये भी इन्होंने काम किया था। तो गड़बड़ियां इनसे क्या हो गई, सिर्फ और सिर्फ इनका ध्यान मॉर्फोलॉजी पे था, किसी और कैरेक्टर पे नहीं। इन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस दे डाली थी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स वक्त के साथ चेंज हो जाते हैं तो ये इक्वल इंपॉर्टेंस डिजर्व नहीं करते थे। ये बहुत छोटी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है, दोनों को कंपेयर करना ही गलत है। एंड मेरे दोस्त मेरे भाई यहां पर जो है इन्होंने रिलेटेड प्लांट्स को अलग कर दिया और डिसिमिलर प्लांट को साथ सेम कैटेगरी में डाल दिया। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम नहीं माना गया, हमें एक बेटर सिस्टम की जरूरत है जिसमें और भी कैरेक्टर्स हम लोग कंसिडर कर रहे हो। तो इससे बेहतर एक और सिस्टम हमारे पास आया जिसको हम लोगों ने क्या कह दिया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल चीजों से बेहतर कौन सी चीजें होती हैं गुरुजी, नेचुरल चीजें होती हैं। तो यहां पर आपको क्या मिल गया, एक सिस्टम मिल गया जिसका नाम है नेचुरल सिस्टम। अब
अब जाहिर सी बात है आर्टिफिशियल के बाद नेचुरल आ रहा है, तो ये आर्टिफिशियल वाले से तो बेटर ही रहेगा। यस गुरुजी, बिल्कुल बेटर रहेगा। तो आर्टिफिशियल सिस्टम से तो बेटर ही रहेगा, तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पर, आप लिख सकते हैं इट इज बेटर, इट इज बेटर देन आर्टिफिशियल सिस्टम, इट इज बेटर देन आर्टिफिशियल सिस्टम। अगर आप यहां पर बात करें कि सिस्टम दिया किन्होंने, तो दो साइंटिस्ट थे मेरे भाई, इट वॉज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह सिस्टम आपके सामने रखा, आपको यह सिस्टम दे डाला। तो दिस वॉज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, एंड सिंस आर्टिफिशियल सिस्टम के बाद ये सिस्टम आया है, तो इसमें कुछ तो बेहतरी करी ही होगी इन्होंने, कुछ तो इन्होंने नया सोचा ही होगा। तो यहां पे इन्होंने जो क्राइटेरिया लिए है ना, वो क्या क्या थे, इट वॉज बेस्ड ऑन, इट वॉज बेस्ड ऑन नेचुरल सिस्टम। किस पे बेस्ड होगा, नाम से ही निकाल लो मेरे भाई, नेचुरल सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, लगाव, यानी लाइकलीनेस। समझ लो मेरे भाई, क्लास में 50 बच्चे हैं, लेकिन आपकी जो सबसे बेहतरीन दोस्ती है वो तो आपके प्रिय मित्र से ही है ना। तो दुनिया में हजारों लोग हैं, लेकिन आपने अपनी क्लास में जाकर के एक शाही गधे को चुना जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया है, क्योंकि आपकी उसके साथ नेचुरल एफिनिटी है। आप सेम एक तरीके के जोक मारते हो, सेम जोक पे हंस देते हो, और आपको कई बार जोक मारने की जरूरत नहीं पड़ती, आंखों आंखों में ही बातें हो जाती हैं। कोई बाहर से आ रहा है, उसको देख के ऐसे कर दिया और हंसने लग गए बिना ही बात, दैट इज नेचुरल एफिनिटी। कि आपको कुछ कई बार कहने की भी जरूरत नहीं है और आपका दोस्त समझ जाता है कि आपने क्या जोक मारा है, और दोनों जो है ठहाके मार के हंसने लग जाते हो। क्लास में बाकी सारे बच्चे जो हैं आगे बैठे हुए हैं, मस्त पढ़ाई कर रहे हैं, और पीछे जो है आपने रोटी की पुंगी बना ली है और मस्त बैठ बैठ के खा रहे हो। टीचर जब पढ़ा रहे हो उस टाइम पे चबाते जा रहे हो खाने को, और टीचर जब पीछे देख रहे हो तो ऐसे हो जा रहे हो। दैट इज नेचुरल एफिनिटी। कुदरत ने कुछ चीजों को पहले से ही सिमिलर बना के भेजा है, हमें बस उन सिमिलैरिटीज को पहचानना है। जो एक फैमिली के प्लांट हैं, जो एक कैटेगरी के प्लांट हैं, जाहिर सी बात है उनमें सिमिलैरिटीज तो होंगी। वो बाहर से भी एक जैसे दिखेंगे, अंदर से भी एक जैसे दिखेंगे, उनका फ्लावर भी एक जैसा होगा, उनके कई कैरेक्टर्स एक सारे होंगे, एक जैसे होंगे। तो अल्टीमेटली मेरे भाई यहां पर नेचुरल एफिनिटी उनमें पहले से है। तो जो नेचुरल लाइकलीनेस है, कुदरत ने जो सेम चीजों को बनाकर भेजा है, एक जैसा चीजों को बनाकर भेजा है, उसी पे नेचुरल एफिनिटी जो है ये हम लोग डिकोड करने वाले हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब दो प्लांट्स अगर सेम सेम हैं तो ये बाहर से भी सेम होंगे, मॉर्फोलॉजी। अगर दो प्लांट एक जैसे हैं तो इनकी मॉर्फोलॉजी भी सेम होगी। ये अंदर से भी सेम होंगे, इनको काट के देखोगे अंदर इनके जो है स्ट्रक्चर्स एक जैसे मिलेंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एकदम डीप लेवल पे अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो ये भी आपको सेम सेम सा मिलेगा। देन उसके बाद आप एम्ब्रियोलॉजी यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये अगर देखोगे तो इसका भी पैटर्न आपको सेम सेम सा मिलेगा। एंड मेरे दोस्त यहां पे अगर आप फाइटोकेमिस्ट्री देखोगे तो ये भी आपको सेम सेम सी मिलेगी। फाइटोकेमिस्ट्री देखोगे ये भी आपको सेम सेम सी मिलेगी, यानी इनमें केमिकल्स भी एक प्रकार के होंगे। तो अगर आप देखें तो मॉर्फोलॉजी यानी आउटर स्ट्रक्चर भी एक जैसा होगा, एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर भी एक जैसा होगा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब सेल के लेवल पे आप चले गए, सेल स्ट्रक्चर को आप देखने लगे, ये भी आपको एक जैसे मिलेंगे दो प्लांट्स के अंदर। एम्ब्रियोलॉजी मतलब आप बेसिकली पढ़ रहे हैं कि जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, जाइगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, तो ये भी आपको एक जैसा पैटर्न यहां पर देखने को मिलेगा। एंड मेरे दोस्त फाइटोकेमिस्ट्री यानी प्लांट के अंदर केमिकल किस प्रकार के हैं ये भी आपको देखने को मिले, केमिकल्स कैसे हैं आपके प्लांट के अंदर। तो फाइटो का मतलब क्या होता है, फाइट का मतलब क्या होता है, प्लांट होता है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, क्राइजोफाइट भी मैंने आपको बताए थे प्लांट लाइक थे। तो प्लांट में किस किस प्रकार के केमिकल पाए जा रहे हैं ये भी जो है आपका एक फाइटोकेमिस्ट्री का फीचर हो जाता है, राइट। सो नेचुरल क्लासिफिकेशन किस चीज पर बेस्ड है, नाम ही है नेचुरल क्लासिफिकेशन, तो ये नेचुरल एफिनिटी पर बेस्ड है। कुछ बच्चे होते हैं जो ग्रुप में बैठ के पढ़ते हैं, उनके बीच में नेचुरल एफिनिटी है, भैया हम ग्रुप स्टडी करेंगे, हम सारे जो है बड़े बनकर आईएएस बनेंगे, है ना, रोनाल्डो मौसी बनेंगे, कुछ बहुत बेहतरीन करेंगे। और कुछ बच्चे होते हैं जो प्लान बना रहे होते हैं कि जिस दिन एडमिट कार्ड हाथ में आ जाएगा उस दिन जो है बेंच पे चढ़ कर पंखे की ताड़ी मोड़ देंगे, है ना, स्विच बोर्ड जो है उसको घुसा मार करके तोड़ देंगे, बेंच जो है इसको चीर फाड़ के निकलेंगे, स्कूल से फिर हमारा कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। जो है मूत्रालय की दीवारों पे जो है नंबर लिख देंगे, किसी का प्रिंसिपल साहब का नंबर लिख देंगे, कुछ तो ऐसा कांड करके निकलेंगे कि दुनिया याद रखे कि कोई पढ़ के गया था स्कूल के अंदर। तो कुछ बच्चों की अलग एफिनिटी है, उनके कैरेक्टर्स आपस में मिक्स है ना, मैच कर रहे हैं।
और कुछ बच्चे जो पढ़ाकू हैं उनके कैरेक्टर आपस में मिल रहे हैं। कुदरत ने ही इनको एक जैसा बनाया है मेरे भाई, तो हम कौन होते हैं इनमें भेदभाव करने वाले। तो यहां पर बाहर का स्ट्रक्चर, अंदर का स्ट्रक्चर, डीप स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री इनकी सिमिलर होती है। बेंथम और हुकर साहब ने यह सिस्टम दे डाला। क्या ये दोनों सिस्टम समझ में आ गए मेरे भाई? झटपट बताओ, फटफट बताओ, क्या ये दोनों सिस्टम समझ में आ गए? है ना? आप भी अभी 11th में हो, 12th में कई लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा उस दिन पीटीआई सर ने ऐसे बोल दिया था ना मेरे को। बताता हूं, सबका दिन आता है गुरुजी, जिस दिन 12वीं का आखिरी दिन होगा उस दिन डीपी सर को फोन करके 28 तारीख को तुझे पता लगेगा डर क्या चीज है, 29 तारीख को तेरे को पता लगेगा कि तेरे टक्कर लेने वाला कोई मर्द मार्केट में आ गया है, और 30 तारीख को टने टने सही है ना भाई? यस, ऐसे हमारी क्लास में भी कई बच्चे थे। अब मैं उन बच्चों में से नहीं था, पर भाई देख के मजा बहुत आता था, है ना? मजा तो सबको चाहिए जीवन में, हमें भी चाहिए था। तो हम भी खुश हो जाते थे कि हाँ भैया जो हम नहीं कर पा रहे वो कोई और कर दे रहा है। तो विटेकर साहब जो है इन्होंने 1969 में दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में तोड़ डाला। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट और एनिमल। ये बात हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ के यहां तक पहुंचे। अब मेरे भाई हम प्लांट किंगडम की स्टडी जो है इस पूरे के पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है प्लांट किंगडम की, या जो डेफिनेशन है प्लांट किंगडम की, वो वक्त के साथ बदली है, वो वक्त के साथ चेंज हो गई है मेरे दोस्त। करेक्ट? जैसे कि पहले अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपके बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, फंगस, ये सारे के सारे प्लांट थे। अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये प्लांट का मेंबर नहीं रहा, दे आर नॉट एल्गी एनीमोर। इसको निकाल करके किंगडम मोनेरा में रख दिया है। आज के दिन में किंगडम प्लांट में सिर्फ 5 ही कैटेगरीज हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। और जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि इनमें से सबसे सिंपल है एल्गी, सबसे कॉम्प्लेक्स है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसकी क्लासिफिकेशन हमें सबसे पहले करनी होती है। इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं और मेरे भाई सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। तो इसकी स्टडी को आसान बनाने के लिए हमें इसकी क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है। तो सबसे अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन आई ये किन्होंने दी? ये कैरोलस लीनियस साहब ने दी। और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा। सिर्फ प्लांट्स की बाहर से शक्ल देखी, प्लांट का हैबिट देखा कि वो हर्ब है, श्रब है या ट्री है, एंड कलर, नंबर एंड शेप एंड साइज ऑफ लीफ देखा। यानी कि मेरे भाई इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे अच्छा खासा ध्यान दिया। एंड इन्होंने एंड्रोशियम कैरेक्टर के बेसिस पे यानी स्टेमेंस के नंबर के बेसिस पे भी दुनिया के सारे एंजियोस्पर्म्स को 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। तो ये किन्होंने दिया था? सिस्टम लीनियस साहब ने दिया था। इस सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया। यहां पर काफी सारी ऐसी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी जिनको सिर्फ उनका पत्ता देख करके अलग अलग कैटेगरीज में भेज दिया गया। एंड मेरे भाई कई ऐसे आपके प्लांट्स थे जो कि अलग अलग थे, उनको सेम कैटेगरी में डाल दिया गया। यहां पर गड़बड़ ये हुई कि कैरोलस लीनियस साहब ने इक्वल वेटेज दे दी, इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को एज वेल एज सेक्सुअल कैरेक्टर्स को यानी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को इतनी इंपॉर्टेंस की आदत नहीं थी क्योंकि दे कैन बी इजिली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जैसे ही चेंज होंगे पत्ते का कलर या पत्ते की शेप आसानी से चेंज हो सकती है। इसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया जो किस चीज पर बेस्ड था? नेचुरल एफिनिटीज पर बेस्ड था कि कुदरत ने किन दो प्लांट्स को कितना सिमिलर बनाकर भेजा है। तो मेरे दोस्त यहां पर एक्सटर्नल फीचर्स को यानी मॉर्फोलॉजी को तो आप कंसिडर करोगे ही, इसके साथ इंटरनल फीचर यानी एनाटॉमी को भी कंसिडर करोगे। उसके अलावा अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी डीप लेवल पर जाकर आप सेल की भी पढ़ाई करोगे। एनाटॉमी यानी इंटरनल फीचर को देखोगे, सेम बात रिपीट हो गई है। एम्ब्रियोलॉजी की यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करोगे। एंड फाइटोकेमिस्ट्री यानी प्लांट में कौन कौन से केमिकल हैं इसके बारे में भी चर्चा करोगे। और ये जो सिस्टम है आपका बेंथम एंड हुकर साहब ने आपको दिया। तो बेंथम, जॉर्ज बेंथम एंड डेल्टन हुकर साहब ने सिस्टम हमको दिया। ये बात हमको समझ में आ जाती है। These are 2 मेन सिस्टम्स जो कि हमें पढ़ने थे। इसके अलावा तीसरा एक और मेन सिस्टम है, पहले वो पढ़ लेते हैं, देन मैं आपको आगे लेकर के आऊंगा एंड मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ये हमारा एक और मेन सिस्टम है, आराम से इसको देखिएगा मेरे भाई, बहुत प्यारा सिस्टम है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक शब्द कहीं सुनेला लगता है? यस गुरुजी, जिस दिन आपने सिस्टमैटिक स्टार्ट की थी यानी जिस दिन आपने लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट किया था, आपने बताया था कि फाइलोजेनेटिक क्या होता है। फाइलोजेनेटिक मतलब ऐसा सिस्टम जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर बेस्ड हो। समझ लीजिए मेरे दादाजी हैं, उनके 4 बच्चे हैं, तो इन चारों बच्चों में सिमिलैरिटीज होंगी। क्यों? क्योंकि भैया इनके जो पूर्वज है मेरे दादाजी जो है वो तो सेम है।
इसी प्रकार से कई आपके ऐसे प्लांट हैं जिनके पूर्वज सेम रहते हैं और कई ऐसे प्लांट हैं जिनके पूर्वज सेम रहते हैं। तो ये सारे प्लांट आपस में सिमिलर होंगे, ये सारे प्लांट आपस में सिमिलर होंगे बिकॉज ये कॉमन पूर्वज से आए हैं। तो इनमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, किन्होंने दिया मेरे भाई? इट वॉज गिवन बाय किन्होंने दे डाला? इट वॉज गिवन बाय इंगलर एंड प्रेंटल। इंगलर और प्रेंटल साहब ने ये सिस्टम हमको दिया। ये जो सिस्टम था इट वॉज बेस्ड ऑन, किस चीज पर बेस्ड था सर? फाइलोजेनेटिक सिस्टम को इवोल्यूशनरी सिस्टम भी कहा जाता है। इट वॉज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। इट वॉज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, जिनको हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स भी कहते हैं। तो एकदम सेम सी बात हो जाएगी जो हम पढ़ के आए थे चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में। अब मेरे भाई ये जो सिस्टम है इट इज करंटली मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम। आज के दिन में हम सबसे बेस्ट सिस्टम किसको मानते हैं? आर्टिफिशियल को? नहीं। नेचुरल सिस्टम को? नहीं। आपके फाइलोजेनेटिक सिस्टम को। तो इट इज करंटली मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम। इट इज करंटली मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड सिस्टम माना गया है क्योंकि ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर बेस्ड है। तो यहां ना इन्होंने क्या किया है, एक चीज अज्यूम भी करी है। दे हैव टेकन एन अजम्पशन। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है ये एक अजम्पशन पर बेस्ड है ना? ये एक अजम्पशन पर बेस्ड है। और ये अजम्पशन क्या है कि मेंबर्स ऑफ अ टेक्सा एक टेक्सा यानी एक कैटेगरी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सेम कैटेगरी में इसीलिए हैं क्योंकि उनका पूर्वज जो है कॉमन रहा होगा। सो मेंबर्स ऑफ अ टेक्सा और मेंबर्स ऑफ अ कैटेगरी मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर। एक कॉमन एंसेस्टर से जो है ये बने होंगे, इसीलिए इनके अंदर सिमिलैरिटी है, इसीलिए इन्हें सेम कैटेगरी में प्लेस किया गया है। मैं आपके आगे एक एग्जांपल रख देता हूं और एग्जांपल के माध्यम से आपको चीज बताता हूं। समझ लीजिए यहां पर एक ऑर्गेनिज्म है, इससे दो ऑर्गेनिज्म बने, फिर इसके भी दो बच्चे हो गए, इसके भी दो बच्चे हो गए, करेक्ट। इसी प्रकार से यहां पर एक आपका ऑर्गेनिज्म है, इसके भी फिर दो बच्चे हुए, इसके भी फिर क्या हुए, आगे चल के दो बच्चे हुए। इतना ही बना लो, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त, इसके दो बच्चे हुए, हो गए गुरुजी, 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 इसके बच्चे नहीं हुए, है ना, इसने किए ही नहीं, पर्सनल चॉइस है। यहां पर इसका नाम है ए बी सी डी ई एफ जी, इसका नाम है ना यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, है ना, ये इसके नाम हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूं, आराम से देखिए। वो सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से देखिए। सवाल ये है कि बी इज मोर सिमिलर टू, बी इज मोर सिमिलर टू, बी किससे ज्यादा सिमिलर है, एफ से या फिर मेरे भाई डब्ल्यू से? खुद बताइए, बी जो है किससे ज्यादा सिमिलर है, एफ से या डब्ल्यू से? आप खुद बताइए। यहां पर है बी, ये किससे ज्यादा सिमिलर है, एफ से या डब्ल्यू से? खुद बताइए। सर बी जो है और एफ जो है इनका एंसेस्टर तो सेम ही है, इनका एंसेस्टर कॉमन है जिसका नाम है ए। तो क्या ये कॉमन एंसेस्टर हो गया? यस गुरुजी, ये कॉमन एंसेस्टर हो गया। इसके बाद जितने बच्चे बने हैं ये उन सबका बाप है टेक्निकली, क्योंकि इसी ने अपनी इंफॉर्मेशन को आगे भेजा है बाकी सारे के सारे बच्चों में। यस, एंड यहां पर यू जो है ये कॉमन एंसेस्टर है इन सभी का, वी का, डब्ल्यू का, एक्स का, वाई का। तो भैया बी जो है ये डब्ल्यू से ज्यादा सिमिलर होगी, सी से कम सिमिलर होगी, और बी जो है ये सी से ज्यादा सिमिलर होगी, एक्स से कम सिमिलर होगी। ये सारे आपस में सिमिलर होंगे, ये सारे आपस में सिमिलर होंगे क्योंकि इन सबका कॉमन एंसेस्टर ए है, इन सबका कॉमन एंसेस्टर यू है मेरे भाई। तो अगर कोई पूछे बी जो है ये एफ से ज्यादा सिमिलर है, हाँ इन दोनों का पूर्वज है ए, और ये जो बी है क्या ये डब्ल्यू से ज्यादा सिमिलर है? नहीं भैया, इसका पूर्वज है ए, इसका पूर्वज है यू। तो आंसर क्या हो जाता है आपका? एफ हो जाता है, ना कि डब्ल्यू।
सेम चीज अगर आप यहां पर देखना चाहो, एक और क्वेश्चन अगर आप लगाना चाहो तो एक और क्वेश्चन लगा लो। आप कह सकते हो कि V इज मोर सिमिलर टू बताइए X या C, X या C किससे ज्यादा सिमिलर होगा आपका V। अब भैया V यहां पर है ना, X यहां पर है, दोनों का कॉमन एंसेस्टर है U, और मेरे भाई यहां पर है C, V यहां पर, C यहां पर। V का एंसेस्टर है U, C का एंसेस्टर है A, तो V तो U से ज्यादा कॉमन होगा ना, V तो X से ज्यादा कॉमन होगा, W से ज्यादा कॉमन होगा, A B C से नहीं कॉमन होगा। तो मेरे भाई आपने कैसे बताया, मैंने तो आपको कुछ बताया नहीं इनके बारे में, मैंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, मैंने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी है कि इनका पिताजी कौन था। तो मेरे भाई ये जो नीचे के सारे बच्चे हैं, इसका एंसेस्टर जो है उसी से तो बच्चों में इंफॉर्मेशन आई होगी, तो ये कुछ ना कुछ तो सिमिलर होंगे। और ए जो है इसी के तो ये सारे के सारे बच्चे हैं, तो ए से इन सभी में इंफॉर्मेशन आई होगी, तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज तो होगी। तो ये सारे आपस में ज्यादा सिमिलर हैं, ये सारे आपस में ज्यादा सिमिलर हैं, इसीलिए इनमें सिमिलरिटीज है, इनको हम सेम कैटेगरी में रख सकते हैं, इनमें सिमिलरिटीज है, इनको हम सेम कैटेगरीज में रख सकते हैं, क्योंकि इन सब का भी एक कॉमन एंसेस्टर है, इन सब का भी एक कॉमन एंसेस्टर है। बात समझ में आई या नहीं, झटपट बताइए मेरे भाई। एंड ये जो आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेड पता है क्यों माना गया है, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड पता है क्यों माना गया है, क्योंकि मेरे भाई इसमें आपको मैथमेटिकली पता लग जाता है कि कौन कितना सिमिलर है। समझ लो मेरे भाई, झगड़ा करा दूं मैं, है ना, कलेश देखने में आता है मजा, समझ लो मैं इन दोनों में ही झगड़ा करा दूं। इसका नाम है चिंटू और इसका नाम है चिंटी। रक्षाबंधन भी आने वाला है, भाई बहन में नोक-झोंक चलती ही है। चिंटू ने चिंटी को कह दिया कि भैया तुझे तो मंदिर से उठा करके लेके आए थे, तू तो हमारे घर की है ही नहीं। चिंटी सड़ गई। चिंटी ने जाके अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी आप किसको ज्यादा प्यार करती हो। मम्मी ने बोला, बेटा मैं तो तुम दोनों से बराबर प्यार करती हूँ, मम्मी तो यही कहती है ना। तो चिंटी जो है, शी इज अ बायो इन्फॉर्मेटिशियन। चिंटी को भैया गुस्सा आ गया। चिंटी ने कहा, मैं तो हम तीनों का डीएनए लेकर के जा रही हूं लैब में। एफ का भी डीएनए ले लिया, चिंटू का भी, मम्मी का भी डीएनए ले लिया, एंड मेरे भाई खुद का भी डीएनए ले लिया, है ना। और मेरे भाई सीधा कंपैरिजन में डाल दिया, और कंपैरिजन में एग्जैक्टली पता लगा कि चिंटू का डीएनए जो है ये मम्मी से 99.99997% मिलता है, एंड चिंटी का जो डीएनए है ये 9.99.9998% मिलता है। तो चिंटी को पता लगा है, कह रहा था मम्मी मुझसे कम प्यार करती है। मैथमेटिकली साबित कर दिया कि भैया देखो मैं ज्यादा क्लोज हूं मम्मी के, 0.00001% से मैं जीत गई। तो मेरे भाई यहां पर ये जो इवोल्यूशनरी एनालिसिस है ना, इसमें आप दो ऑर्गेनिजम्स का डीएनए डालो, मशीन उन डीएनए का सीक्वेंस निकालेगी, मशीन खुद ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन डीएनए को कंपेयर करेगी, एंड आपको बता देगी कि आप किसी और ऑर्गेनिज्म से कितना % सिमिलर हो। समझ लो आप हो, एक गधा है और एक बंदर है। अब मैं बोलूं आप गधे से ज्यादा सिमिलर हो या बंदर से, तो आप कहोगे कि सर देखो गधा भी मैमल है, बंदर भी मैमल है, मैं भी मैमल हूं, तो सर मुझे एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है। आप अधिकतर जो कैटेगरीज हैं वो तो सेम ही है। तो मेरे भाई अब आप क्या करोगे, मेरे भाई, अब आप डीएनए निकालोगे भैया तीनों का, एक एक सेल का, और मशीन में डाल दोगे। आप जो है गधे से निकले 94.6% सिमिलर, और बंदर से निकले 97.2% सिमिलर। पता लग गया मेरे भाई, जहां कंफ्यूजन हो इवोल्यूशनरी एनालिसिस कर लो, आपको सीधा सीधा आइडिया लग जाएगा कि आप किससे ज्यादा सिमिलर हो। अब हमें पता है कि भैया बंदर हमसे ज्यादा सिमिलर है, हमें पता है। कोई बोलेगा प्रूफ करके दिखाओ। इवोल्यूशनरी एनालिसिस, डीएनए निकालो, मशीन में डालो, मशीन कंपेयर करेगी, मशीन डेटा बताएगी, मशीन एग्जैक्टली बता देगी कि आप किस इंडिविजुअल से कितना % सिमिलर हो, आपका डीएनए कितना मैच कर रहा है। एक बात कही जाती है, एक बहुत पुरानी कहावत है, दैट नंबर्स डोंट लाई। मैं कहूं मेरे पास 100 रुपए है ना, तो मेरे भाई वो 100 का नोट मैं किसी को भी दूंगा, वो उसके लिए 100 रुपए ही होगा, ये झूठ नहीं है ना। तो इसी प्रकार से यहां पर ये जो नंबर है कि मैं अगर बंदर से 97.2% सिमिलर हूं तो हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सेम कैटेगरी में है, मैं ये नहीं कह रहा हम डिफरेंट कैटेगरी में है, मैंने एग्जैक्टली नंबर बता दिया कि मैं कितना सिमिलर हूं, ये जुटलाया नहीं जा सकता। इसीलिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है, इसे सबका बाप माना गया है, सबसे बेस्ट सिस्टम माना गया है। साइंटिस्ट इस सिस्टम को और बेटर करने में लगे हुए हैं, क्योंकि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स का, जितनी भी दुनिया में स्पीसीज है, इनका डीएनए निकालना, इनको सीक्वेंस करना इज अ कॉस्टली प्रोसेस। आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि आपका डीएनए
जब सीक्वेंस किया गया था पहली बार तो वो कितना कॉस्टली प्रोसेस था। आपका डीएनए जब पहली बार सीक्वेंस किया गया था तो ये काम जो है 1990 में स्टार्ट हुआ था और ये काम 2003 में कंप्लीट हुआ था, लगभग 99% के आसपास। मई 2006 में ये काम जो है पूरा कंप्लीट हुआ था। यानी 1990 से 2006 तक 16 साल का टाइम लग गया आपके एक सेल के डीएनए को पूरा का पूरा डिकोड करने में। अगर आप एक ऐसी किताब ले लो जिसमें 1000 पेज हैं और हर पेज पे अगर 1000 अल्फाबेट लिखे हुए हैं तो ऐसी 3300 किताबें लग जाएंगी, यानी पूरा का पूरा एक लाइब्रेरी का सेटअप लग जाएगा, तब जाके आपके एक सेल का डीएनए का डिटेल जो है आप किताब के फॉर्मेट में लिख पाओगे। अगर मेरे डीएनए का जो सीक्वेंस है उसे मैं किताब में लिखने बैठू ना, ATGC ATGC ATAC ATAC ATGC ATCC, अगर मैं उसे लिखने बैठू किताब के फॉर्मेट में 3300 किताबें लग जाएंगी, हजार पेज की। इतना ज्यादा डिटेल आपके एक सेल में भरा हुआ है मेरे भाई, ये एक सेल की बात कर रहा हूं। 16 साल का टाइम लग गया। पैसे पता है कितने लगे? पैसे पता है कितने लगे, जानना चाहोगे? 9.9 बिलियन यूएस डॉलर्स। 9.9 बिलियन यूएस डॉलर्स का मतलब समझते हो? 1 बिलियन यूएस डॉलर पता है कितना होता है आज के दिन में? इतने करोड़ रुपए। ये 1 बिलियन यूएस डॉलर है। 10 बिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 90,000 करोड़ रुपए लोगों ने खर्च किए। भारत की करेंसी बताओ, 90,000 करोड़ रुपए टू डीकोड द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन वन सेल ऑफ योर्स। इतना ज्यादा डेटा है आपके पास मेरे भाई, इतना ज्यादा डेटा है। तो इसको जब पढ़ने बैठोगे ना, इसको जब डिकोड करने बैठोगे, जब मैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स कभी सौभाग्य हुआ तो हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिस्कस करेंगे आगे, जब आप 12वीं पास हो जाओगे आपको पता लगेगा कि चीजें कितनी आसान हो गई। आज के दिन में आप क्या कर सकते हो? आज के दिन में आप अपने डीएनए को बहुत आसानी से एनालाइज करा सकते हो। मुश्किल से 1 हफ्ते का टाइम लगेगा और मुश्किल से 5 से 10,000 15,000 20,000 का आपकी कॉस्टिंग जो है वो आ जाएगी। आज के दिन में हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग या नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जो है हमारे पास आ चुकी है, लेकिन पहले ये जो सीक्वेंसिंग करी गई थी बहुत लो क्वालिटी मेथड से करी गई थी, इसीलिए इसमें बहुत खर्चा आया। इतना ज्यादा खर्चा है मेरे भाई, दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है अब। जो काम करने में आपको 16 साल लग जाते थे वो काम अब मुश्किल से 5-7 दिन में हो जाता है। लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को पकड़ना, उनका डीएनए एक्सट्रैक्ट करना, उसको डिकोड करना, उसकी सीक्वेंसिंग करना, फिर उसे सॉफ्टवेयर पे अपलोड करना बिना कोई गलती किए, ये बहुत टीडियस टास्क है। तो सारे के सारे दुनिया के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका डेटा अभी हमारे पास कंप्यूटर पे नहीं आया है। जिस दिन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स का डेटा आ गया, आप अपने डेटा को किसी भी ऑर्गेनिज्म से कंपेयर कर सकते हो। समझ लो किसी साइंटिस्ट ने ऑक्टोपस का डेटा डाल दिया, ऑक्टोपस की एक स्पीसीज है उसका डेटा डाल दिया, मैं उसका डेटा उठाऊंगा, उसके डीएनए का सीक्वेंस उठाऊंगा, अपने डीएनए का सीक्वेंस उठाऊंगा और धड़ाम पूरा का पूरा डीएनए जो है कंपेयर कर डालूंगा। मुझे एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि मेरा डीएनए और ऑक्टोपस का डीएनए कितना सिमिलर है। क्या मुझे और ऑक्टोपस को एक कैटेगरी में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, मैं एकदम थम्स अप करके बता सकता हूं। इतना प्रिसाइज मेथड है मेरे भाई आपका ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम, इतना प्रिसाइज मेथड है। दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग। इसीलिए अगर आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इंटरेस्ट है, प्लीज मेरे भाई उसमें आगे चल के बहुत स्कोप है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स। मेरे को बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत ज्यादा पसंद है और मैं ड्राई लैब काफी करता हूं। तो अगर आपको भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स पसंद है, जेन्युइनली इट इज अ वेरी इमर्जिंग ब्रांच, बहुत अच्छी ब्रांच है और आप घर पे बैठ करके भी सीख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत जब भी आपको टाइम मिले, अभी आप 11th में हो तब कह रहा हूं, अगर आप ड्रॉपर होते 12th में होते मैं आपको ये बात नहीं कहता। अगर आप 11th में हो, देखो अभी आपके पास टाइम है, थोड़ी बहुत मैं भी कोशिश करूंगा कि एक्स्ट्रा सेशन यूट्यूब वगैरह पे ले लूं, बैच में नहीं, लेकिन आपको कुछ सिखाऊं भाई। मेरा बड़ा मन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स बच्चों के सामने रखने का, पर अभी इतने छोटी क्लास में आपको मैं बहुत हाई टेक्निक्स नहीं सिखा सकता, लेकिन कुछ तो मैं जरूर सिखाऊंगा, है ना। आपका डीएनए किसी ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करके एक बार तो दिखाने का मन है, तो कोई ना कोई सेशन में लेकर के आऊंगा जहां आपको ये सारी बातें सिखाई जाएंगी। तो ये बात समझ में आ गई मेरे भाई, आपको कुछ भी नहीं है यहां पर। मैंने बताया दिया किस साइंटिस्ट ने है, आर्टिफिशियल दिया कैरोलस लिनियस साहब ने, नेचुरल दिया बेंथम एंड हुकर ने, इंगलर एंड प्रांटल साहब ने दिया फाइलोजेनेटिक सिस्टम। और फाइलोजेनेटिक का मतलब ही होता है इवोल्यूशनरी, तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर बेस्ड था। यानी इसमें कहा गया कि एक कैटेगरी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पूर्वज कॉमन रहे होंगे, तभी इनमें सिमिलैरिटीज हैं, तभी इन ऑर्गेनिजम्स को सेम कैटेगरी में रखा गया है। एंड इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम आउट ऑफ ऑल द सिस्टम जो अभी तक हमने देखे हैं। कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हमने समझ भी लिया कि कैसे आप फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं, ये बात आपको चमकनी चाहिए। दिस वॉज आवर थर्ड सिस्टम, ये हमारा तीसरा सिस्टम है, प्यारा राज दुलारा सिस्टम है। एक बार इसको देख लेते हैं। एट प्रेजेंट, आज के दिन में
एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर बेस्ड है, ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। इसको हम सब लोग पढ़ते हैं, इसकी हम सब लोग कद्र करते हैं। इसमें कहा गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा में बिलोंग करते हैं, इनका एंसेस्टर कॉमन रहा होगा। तो मेरे भाई इसने काफी सारी डिफिकल्टीज को आसान कर दिया है। ठीक है, अब कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके फॉसिल एविडेंस हमारे पास नहीं रहते। किसी का कोई हमें छोटा मोटा सेल मिल गया, किसी का कोई छोटा मोटा हमको केमिकल मिल गया, उस बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन करी जाए, इसके अलग अलग तरीके हैं। तो 3 अलग अलग छोटे छोटे तरीके और हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। या तो पहले 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हम बना सकते हैं। लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस, थोड़ा हिट करके देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, क्या पता निकल जाए। हाँ, पहला क्वेश्चन आप बना सकते हो, बहुत आसान है, सीधा सीधा मार्क कर दो मेरे भाई। आ जाओ। सवाल में कवि पूछते हैं कि विच क्लासिफिकेशन सिस्टम सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। एक जैसी जो रिलेटेड स्पीसीज है, मिलती जुलती जो स्पीसीज है, इनको अलग अलग किन्होंने कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे पास है एक प्लांट एक्स, उसके 2 बीज मैंने लिए, अलग अलग जगह पर फेंके, तो उन प्लांट्स की डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन लीफ की शेप और साइज डिफरेंट हो गई। तो कैरोलस लिनस साहब ने आके उन्हें अलग अलग कैटेगरी में रख दिया, क्योंकि उनकी शेप अलग अलग दिख रही थी। तो अलग अलग प्लांट्स को सेम कैटेगरी में रखने की गलती और सेम प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में रखने की जो गलती थी, जो भूल थी, किन्होंने करी? मेरे भाई आपके आर्टिफिशियल सिस्टम ने करी। देखो भाई, ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, क्या दुनिया में सब कुछ ही खराब है? फाइलोजेनेटिक तो करंटली एक्सेप्टेड सिस्टम है ना, तो ये तो बेस्ट है, अभी तक का तो सबसे बेस्ट सिस्टम है। तो अगर आपको इन तीनों में से चुनना है तो सबसे हल्का वाला चुन लो ना मेरे भाई। सबसे पहले कौन आया था? आर्टिफिशियल सिस्टम, यानी सबसे खराब वही था, सबसे खत्म वही था, उसको सिलेक्ट कर लो। तो कई बार लॉजिक भी लगाना होता है। अगर इन तीनों में से मैं कह रहा हूं एक सिस्टम ऐसा है जिसमें गलती है, तो सबसे ज्यादा गलतियां किसमें मिलेंगी? सर सबसे जो पहले आया था उसमें मिलेंगी। सो अल्टीमेटली सबसे पहले कौन आया था? आर्टिफिशियल आया था, दिया किन्होंने था? कैरोलस लिनस साहब ने दिया था। बाद में आया नेचुरल वाला, दिया किन्होंने था? बेंथम एंड हुकर साहब ने। उसके बाद आया फाइलोजेनेटिक, दिया किन्होंने था? इंगलर प्रांटल ने। तो यहां पर आ गया आपका 70%। आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड मेरे भाई। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट फाइलोजेनेटिक कैसे कर सकता है? ये तो बेस्ट सिस्टम है मेरे भाई, ये तो अभी तक का मोस्ट बेस्ट सिस्टम है। इसको मैंने कहा दिस इज द करेंटली एक्सेप्टेड सिस्टम। तो मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8.27% से भी। आई हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद दिस 14.68%। आई हैव अ बिग प्रॉब्लम विद दिस 6.89%। क्योंकि सारे के सारे सिस्टम खराब नहीं हो सकते ना भाई। सारे के सारे सिस्टम ने ही अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को अलग अलग रख दिया, एक जैसी दिखने वाली स्पीसीज को अलग अलग रख दिया, तो इनमें से अच्छा कौन है? फिर तो कोई अच्छा नहीं हुआ दुनिया में। तो हम पढ़ क्यों रहे हैं फिर? अगर सभी ने कबाड़ा ही किया है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं फिर? राइट? एक सिस्टम तो अच्छा आएगा ना, तीनों में से कम एक तो अच्छा होगा। तो इनमें से बेस्ट है इवोल्यूशनरी सिस्टम। तो सारे के सारे गंदे हैं तो नहीं हो सकता। अब बचे हुए दोनों में से ज्यादा गंदा कौन है? मैंने आपको लिखवा दिया था कि नेचुरल सिस्टम आर्टिफिशियल से तो बेटर ही था, क्योंकि नेचुरल सिस्टम में मॉर्फोलॉजी के साथ साथ आप एनाटॉमी भी पढ़ रहे थे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे थे, एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़ रहे थे, एंड मेरे भाई फाइटोकेमिस्ट्री भी पढ़ रहे थे। दूसरी साइड आर्टिफिशियल सिस्टम में सिर्फ मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे। तो मॉर्फोलॉजी जो है वो तो बहुत ही लिमिटेड चीज हो गई ना। तो सबसे ज्यादा गलतियां किस सिस्टम में थी? आर्टिफिशियल में। अगला देखो, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था? अब डायरेक्ट सवाल है, इस पे 90% पोल आ जाएगा। अब यहां 90% आ जाएगा, क्योंकि एकदम डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट जवाब है। यहां सोचना पड़ा, थोड़ा सा एनसीईआरटी की लाइनों को दिमाग में घुमाना पड़ा, लेकिन यहां सीधा कर दोगे। अब क्यों? क्योंकि सर नेचुरल सिस्टम जो है किन्होंने दिया? बेंथम एंड हुकर ने। आर्टिफिशियल दिया था आपका लिनियस साहब ने। इंगलर एंड प्रांटल ने आपका क्या दिया था? फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया था। अब सारे मार्क कर देंगे। अब मैं गारंटी दे रहा हूं कि लगभग 90 या उसके आसपास जो है पोल कहीं ना कहीं घूमेगा हमारा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आपसे हो जाते हैं जो पेपर में कम आते हैं। लगभग 90 में से मान के चलो 75 सवाल, 70 सवाल, 65 सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकते हैं। पर मेरिट सेटिंग जो सवाल हैं वो बाकी 20-25 सवाल होते हैं, तो उनको थोड़ा गौर से किया करो, है ना। तो उत्तर आ जाएगा हमारा मिस्टर भूरा बच्चन। बी फॉर बेंथम, बी फॉर भूरा, बी फॉर बी। देख लेते हैं। अरे वाह, दोनों बी भी आ गए भाई। आहा, देखो भाई 91.24 डायरेक्ट सवाल है तो पता लग जाता है ना कि कितने लोग कर दोगे। आ जाओ। फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज, पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम, अब जो ऑप्शन है उनमें से दे दो। पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था बता दो भाई। आर्टिफिशियल सबसे पहले आया था, नेचुरल उसके बाद में, फाइलोजेनेटिक उसके बाद में, गिवन बाय बेंथम एंड हुकर वाज नेचुरल, नेचुरल से पहले आर्टिफिशियल आया था। तो तीनों में से सबसे पहले कौन आया? तीनों में से सबसे पहले कौन आया? आर्टिफिशियल आया। सिंपल सी बात है। आर्टिफिशियल के बाद नेचुरल आया जो बेंथम एंड हुकर ने दिया। तो बी और डी तो सेम ही बात हो गई, घुमा के दे रखा है। एंड फाइलोजेनेटिक उसके बाद आया, लेकिन करंटली मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है। तो मेरे भाई ये आपका उत्तर आ जाता है मिस्टर सी। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान इसका जवाब भी है।
करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आ जाओ, बहुत बढ़िया मेरे भाई। लेट्स चेक कितने बच्चे कर देते हैं, ये भी आसान है, आई गेस 85-90% तो यहां पर भी आना चाहिए। लेट्स चेक, लगभग 96%, क्या बात है यार, कमाल ही कर दिया, वेरी गुड, आ जाओ। नाउ दिस इज अ टेक्निकल क्वेश्चन, इसमें 45 सेकंड का टाइम ले लो मेरे भाई, मस्ती मत करना। देखो अगर गलती हो जाए, कॉल इट अ ब्लंडर रेदर देन अ सिली मिस्टेक, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू एलिमिनेट द अननेसेसरी ऑप्शन, यू विल फाइंड योर आंसर। एलिमिनेट द अननेसेसरी ऑप्शन, आपका उत्तर आपके हाथ में होगा। आराम से देखिए, इन एन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए कौन सी बात सत्य है? अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर स्टडी, बहुत सारे कैरेक्टर्स पढ़े गए थे, ओनली अ फ्यू कैरेक्टर्स आर स्टडीज मेरे भाई, मेन जो फोकस था तो सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे था। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर स्टडी, फिजियोलॉजिकल तो हमने अभी तक देखा ही नहीं है। कोरिलेटेड कैरेक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। क्या होगा, बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स लिए थे, ज्यादा कैरेक्टर किसमें थे? नेचुरल वाले में, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, अल्ट्रास्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। यहां तो सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी था मेरे भाई, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। अगर बहुत ज्यादा कैरेक्टर लिए होते तो मैं एंड में आपको यह नहीं लिखवाता कि एक बेटर सिस्टम की नीड है। आखिरी 2 लाइन पढ़ो आर्टिफिशियल सिस्टम की, हमने कहा द नीड ऑफ अ बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज फेल्ट, द नीड टू इंट्रोड्यूस मोर कैरेक्टर्स लाइक एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर वाज फेल्ट। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत कम कैरेक्टर्स पे फोकस किया, सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे जो इन्हें आंखों के सामने दिखाई दे रहे थे, सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को इन्होंने देखा, अंदर नहीं घुसे प्लांट के। तो मिस्टर बी, मिस्टर भूरा सही हो जाता है। एक बार देख लेते हैं, 60% बनता है इस सवाल में। दिस वॉज कंसेप्चुअल, दिस वॉज लॉजिकल, इसमें गलती बनती है। लेकिन अगर आप ऑप्शन पढ़ते, एलिमिनेट कर पाते, ये जो 20% है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, भाई पूरे दिन में फिजियोलॉजी कहां शब्द मैंने इस्तेमाल किया है बताओ? हाँ, मैंने आने के बाद ये कहा था कि प्लांट फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, पर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर तो तीनों में से किसी में भी नहीं आया मेरे भाई, तीनों में से किसी में भी नहीं आया, ना आर्टिफिशियल में, ना नेचुरल में, ना फाइलोजेनेटिक में। फिजियोलॉजिकल शब्द मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया है, तो एलिमिनेट करते तो हटा देते। कोरिलेटेड कैरेक्टर, ये तो कुछ भी बना के डाला है मेरे भाई, क्वेश्चन बनाना था इसीलिए क्वेश्चन बना दिया बस। ये दोनों तो मन से भरे गए हैं, इसकी जगह मैं कुछ भी दे देता ना, 3 इडियट्स देखी है ना, प्री राजुलाइजेशन और फरहान नाइट्रेट भी दे देता, तो भी ये क्वेश्चन के ऑप्शन तो कुछ कुछ बनाने ही होते हैं ना यार। तो ये तो था ही नहीं, ये तो ऑप्शन में था ही नहीं, है ना, ऐसे जबरदस्ती दे रखे थे। अब आपको एलिमिनेट करना था कि बहुत ज्यादा कैरेक्टर कंसिडरेशन में लिए हैं या बहुत कम लिए थे, इसलिए तो इनका जो सिस्टम था ये फेल हो गया। बहुत ज्यादा कैरेक्टर लेते तो अच्छा सिस्टम माना जाता। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या इन्होंने लिया एज अ क्राइटेरिया? नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या क्या लिया भैया? नेचुरल क्लासिफिकेशन में मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी भी ली गई, अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी सेल का स्ट्रक्चर भी लिया गया, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री भी ली गई। तो बहुत आसान है, उत्तर आपका हो जाएगा मिस्टर डी, उत्तर आपका हो जाएगा मिस्टर डी। डी इज द राइट आंसर, करेक्ट। ये तो बहुत आसान है, ये तो पांचों की पांचों चीजें पढ़ाई थी। मॉर्फोलॉजी, आर्टिफिशियल सिस्टम में सिर्फ मॉर्फोलॉजी था, नेचुरल में मॉर्फोलॉजी तो लिया ही, इसके साथ एनाटॉमी भी लिया, एम्ब्रियोलॉजी भी लिया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी लिया, फाइटोकेमिस्ट्री भी लिया, सारी बातें सही हो जाती है, उत्तर आ जाता है हमारा मिस्टर डी। और इतने सवाल हमने बना लिए हैं। आगे हम लोग देखते हैं कोई और सवाल अभी तक के पढ़ाए हुए टॉपिक से हमारे पास है या नहीं, देन आफ्टर वी विल मूव फॉरवर्ड। और मुश्किल से आधे घंटे का कंटेंट बचा है, आधे घंटे से भी कम का, फिर मैं आपको बस छोड़ दूंगा, छुट्टी कर देंगे आपकी। लगभग 95% यार, कमाल ही कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब ये सवाल आप कर सकते हो, ये सवाल आप नहीं कर पाओगे, आ जाओ ये सवाल करो, 7वां ये सवाल कर लो मेरे भाई, 45 सेकंड का टाइम ले लो, क्योंकि असर्शन रीजन है, हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए। आर्टिफिशियल सिस्टम बॉट टुगेदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। आहा, क्लोजली रिलेटेड मतलब एक जैसे जो स्पीसीज थी उनको हम साथ ले आए सेम कैटेगरी में, यही तो गड़बड़ करी थी। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को तो अलग अलग फेंक दिया, अलग अलग दिखने वाली स्पीसीज को साथ ले आए, तो ये तो बात ही गलत हो गई। कैरोलस लिनियस हैज गिवन द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इट वाज मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। एकदम सही बात है। तो पहली बात गलत है, दूसरी बात सही है, पहली बात गलत है, दूसरी बात सही है। मिस्टर भूरा की बारिश हो चुकी है आज, ये भी मिस्टर बी जो है यहां पर सही आंसर निकल जाता है। यहां पे क्या बोला है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बॉट टुगेदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। एक जैसे स्पीसीज को अगर ये साथ रख देता तो ये तो अच्छा सिस्टम हो जाता ना,
हमें तो डिफरेंट प्लांट्स को अलग अलग करना है, एक जैसे प्लांट्स को साथ रखना है। अगर एक क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को साथ ही ले आता तो ये तो बढ़िया सिस्टम था, पर ये बढ़िया सिस्टम नहीं है। इसने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को अलग अलग कर दिया, अलग अलग दिखने वाली स्पीसीज को साथ ले आया, तो यहां पर इसने भी ब्लंडर कर दिया था। तो पहली बात है गलत, दूसरी बात है सही। मिस्टर भूरा बिकम्स द राइट आंसर। इसको हम लोग मार्क कर देते हैं लगभग 90%। यार कमाल ही कर दिया, वेरी गुड, वेरी वेल डन। आ जाओ, अब कुछ लाइंस बची हैं बस, उसके बाद आपकी छुट्टी। देखो सिर्फ इतना बचा हुआ है, सिर्फ इतना बचा हुआ है, 5-6 लाइंस बची हुई हैं, दैट्स इट। इसके अलावा आपको अभी कुछ भी नहीं देखना है। आओ मेरे भाई, पहला जो सिस्टम है, अब और सिस्टम्स हैं, 3 तो हम पढ़ चुके हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। इसके अलावा 3 सिस्टम और है। इन 3 में से जो पहला ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल में न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है पता है? न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल्स ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़े, यानी जहां नंबर्स का इस्तेमाल हो रहा हो। तो यहां पर मेरे भाई ये जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है ना, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आप जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं सबको कंसिडर कर सकते हो। तो आप क्या कह सकते हो यहां पे, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स वर कंसिडर्ड। हंड्रेड्स और ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स वर स्टडीड। जितने भी पॉसिबल आपके कैरेक्टर्स हैं उनको आप एक साथ स्टडी कर सकते हो। अब हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी करोगे तो सीधा तो खुद स्टडी करने बैठोगे नहीं, कंप्यूटर से स्टडी किए जाते हैं। तो ये जो हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं इनको हम क्या देते हैं, नंबर और कोड दे देते हैं। जैसे नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 100 तक नंबर दे दिए। आपका कोड दे दिया ABCDEFG, फिर A1 A2 B1 B2 C1 C2, कोई भी कोड दे दिया। तो नंबर एंड कोड्स वर गिवन, नंबर एंड कोड्स वर गिवन टू डिफरेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, तो समझ लीजिए आपके पास 2 प्लांट है। एक प्लांट के जितने भी कैरेक्टर थे कि उसमें फूल है या नहीं, फूल की पेटल किस कलर की है, फूल में कितने स्टेमन हैं, फूल में कितनी पिस्टिल है, फूल में कितने ओव्यूल हैं, तना किस कलर का है, जितने कैरेक्टर हैं सारे आपने एक लिस्ट में लिख लिए। और दूसरे प्लांट में भी जितने कैरेक्टर हैं सारे आपने एक लिस्ट में लिख लिए, और वो दोनों लिस्ट जो है आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से कंपेयर करा दी। समझ लीजिए यह है प्लांट 1, यह है प्लांट 2। आपने कहा कि क्या इस प्लांट में, है ना, क्या इस प्लांट में पेटल लाल कलर की है, लाल कलर की, पेटल लाल कलर की है, लाल कलर की। यहां नंबर ऑफ स्टेमन कितने हैं, 5 हैं। यहां नंबर ऑफ स्टेमन 4 हैं, तो इसको माइनस कर दिया, यानी डिफरेंट हो गए। डिफरेंट आपके यहां पर स्कोर दे दिया हमने, यहां +1, यहां जो है आपका न्यूट्रल दिया गया है ना कि डिफरेंट है। यहां पर कोई हमने बात की कि पत्तियां जो है आपकी किस साइज की हैं, यहां भी उसी साइज की निकली। यहां पर मेरे भाई आपसे पूछा गया कि सीड जो है उसमें कॉटिलिडन आपके कितने हैं, ये भी आपका सेम सा निकला। कोई चीज एब्सेंट है तो दोनों में एब्सेंट है, कोई चीज प्रेजेंट है तो दोनों में प्रेजेंट है, कोई किसी में प्रेजेंट किसी में एब्सेंट, कोई किसी में एब्सेंट किसी में प्रेजेंट। ऐसे करके आपने एक स्कोर बना लिया। अब देखो, अगर कोई चीज प्लांट 1 में प्रेजेंट है और यहां भी प्रेजेंट है तो ये सिमिलैरिटी हुई ना भाई, दोनों में प्रेजेंट है। समझ लो आप और आपका बेस्ट फ्रेंड है, भाई बर्गर खाएगा, हाँ भाई बर्गर खाऊंगा, सिमिलैरिटी है। भाई चाय पिएगा, चाय नहीं पीऊंगा यार आज गर्मी बहुत है ना, एक काम करते हैं लस्सी पीते हैं, है ना, 80 लस्सी पीते हैं आज बैठ के। तो मेरे भाई ये सिमिलैरिटी ही तो है। अगर आप दोनों कोई चीज खा रहे हो तो साथ खा रहे हो, कोई चीज अगर नहीं खा रहे तो साथ नहीं खा रहे, दैट इज द सिमिलैरिटी। कोई चीज आपको पसंद है, आपके बेस्ट फ्रेंड को भी पसंद है, किसी को आप नहीं पसंद, है ना, कोई ऐसा बंदा है जो आपको नहीं पसंद तो आपके बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं पसंद होगा। आपको पहले ही बता देना होता है अपने बेस्ट फ्रेंड को, भाई मेरे को ये आदमी पसंद नहीं है, भाई इससे बात मत करियो, वो भी नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली अगर कोई चीज इन दोनों में पाई जा रही है तो ये सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी है तो मैं इनको दे दूंगा सिमिलैरिटी स्कोर 1। आहा, 1 नंबर मिल गया भाई इनको, 1 नंबर इनको मिल गया, दोनों सिमिलर हैं। यहां पर डिससिमिलैरिटी आ गई तो नंबर क्या आ गया आपका 0। डिससिमिलैरिटी है ना, तो यहां क्या आ गया आपका 0, कि यहां पर भैया इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। यहां पर सिमिलैरिटी है प्लस, कोई चीज इन दोनों में पाई जा रही है, सिमिलैरिटी है।
यहां माइनस माइनस कोई ऐसी चीज है जो इन दोनों में नहीं पाई जा रही, ये भी तो सिमिलरिटी है। यहां मेरे भाई आपका डिफरेंट है, माइनस प्लस तो 0 नंबर, यहां प्लस प्लस तो 1 नंबर। तो ऐसे ही मेरे भाई यहां पर आपका कंप्यूटर जो है हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को कंपेयर करके एक स्कोर बनाएगा। जैसे यहां पर स्कोर बना है 1 2 3 4, 4 आपका स्कोर बन गया। यस, तो आपका एक सिमिलैरिटी स्कोर निकल करके आ जाता है। तो समझ लीजिए एक प्लांट है ए, एक प्लांट है बी, एक प्लांट है सी, आपने तीनों को कंपेयर किया। ए और बी में 100 कैरेक्टर्स में से 67 कैरेक्टर सेम निकले, ए और सी में आपका 100 में से 53 कैरेक्टर सेम निकले। बताओ भैया कौन से दो प्लांट सेम कैटेगरी में रखे जा सकते हैं? सर ए और बी में ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, इन्हें हम सेम कैटेगरी में रख सकते हैं। ए और सी में कम सिमिलर कैरेक्टर हैं, इन्हें हम सेम कैटेगरी में नहीं रखना चाहेंगे। तो मेरे भाई यहां पर ये जो है आपका एक आइडिया लग जाता है आपको स्कोर का। पर क्या ये स्कोर एक अच्छा स्कोर है? नाउ दिस इज द इशू मेरे भाई। मैं आज बैंगन खाऊंगा कि भिंडी खाऊंगा कि टिंडी खाऊंगा कि बथुआ खाऊंगा कि करेला खाऊंगा, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट सवाल है? या मेरा सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आगे चल के आपके लिए क्या ऐसा कर दूं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए? क्या ये दोनों सवाल मेरी लाइफ में बराबर इंपॉर्टेंस रखते हैं? क्या मेरे भाई बैंगन और तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए एकदम बराबर है? नहीं ना, मतलब तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंगन जो है उसकी जगह अगर टिंडा भी बन गया, उसकी जगह अगर तोरी भी बन गई, लौकी भी बन गई, तो भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारे एफर्ट है, जो आप मेहनत कर रहे हो, जो मैं मेहनत कर रहा हूं, इससे हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो दोनों सवाल मेरे लिए बराबर नहीं हो सकते। अब यहां कविराज ने क्या गड़बड़ी कर दी है, यहां पर कवि कहना चाहते हैं कि हर सेम कैरेक्टर पे आपको एक ही नंबर मिलेगा और हर डिसिमिलर कैरेक्टर पे आपको 0 ही नंबर मिलेगा। भाई ये समझ लो कोई चिंदी सा कैरेक्टर है, ये अगर दोनों में सेम भी निकल गया तो इसको भी 1 नंबर दूं, और ये कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर है, ये सिमिलर निकल गया तो भी 1 ही नंबर दूं। भाई ये क्या बात हुई? हो सकता है ये कैरेक्टर मेरे लिए 5 गुना 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसको 10 नंबर दो ना मेरे भाई, इसको 10 नंबर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये डिसाइड करेगा कि 2 ऑर्गेनिज्म साथ रहने चाहिए या नहीं। हो सकता है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो, सबको 1 नंबर क्यों दे रहे हो मेरे भाई? सबको अलग अलग नंबर देने चाहिए। तो ये जो है इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि हर कैरेक्टर को अलग टैगिंग करो, अलग नंबर दो। दिस विल बिकम सो डिफिकल्ट कि हाँ भाई ये एक सिस्टम ठीक ठाक माना जाता है कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए, पर इसको कोई बहुत अच्छा सिस्टम नहीं माना गया है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहां जो है हर कैरेक्टर को ही 1 नंबर दे दिया। सही थोड़ी है, सारे कैरेक्टर्स इक्वल इंपॉर्टेंस के हो ही नहीं सकते। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ऑल कैरेक्टर्स were given equal number, equal marks, which is not right, जो कि सही नहीं है, जो कि सही नहीं है। हर कैरेक्टर को आप बराबर नंबर नहीं दे सकते। तो ये जो आपकी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है, इट वाज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय अडेंसन, therefore it is called, therefore इसे कहा गया अडेंसोनियन टेक्सोनॉमी। अडेंसन का नाम आ गया ना, अडेंसोनियन स्कीम या अडेंसोनियन टेक्सोनॉमी। और इसको प्यार से फेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो फाइलोजेनेटिक अलग है, फेनेटिक अलग है। फेनेटिक्स का मतलब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की बात हो रही है। तो इट वाज गिवन बाय अडेंसन, इसीलिए इसे अडेंसोनियन टेक्सोनॉमी कहा। यहां पर अडेंसन का नाम जो है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अडेंसोनियन टेक्सोनॉमी ऐसी है जिसमें आप हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को साथ कंपेयर कर सकते हो। आपने हर कैरेक्टर को कुछ नंबर या कोड दिए हुए हैं, उनको आप कंपेयर कर सकते हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की माध्यम से, और आपको एक स्कोर मिल सकता है कि 2 प्लांट कितने सिमिलर हैं। तो यहां पर आप कह सकते हो ऑल कैरेक्टर्स आर कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, ऑल कैरेक्टर्स आर कंपेयर्ड with the help of computers, with the help of computers। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है, कोई पंगा नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखो मेरे दोस्त, यहां पर मैंने आपको क्या पढ़ाया,
मैंने पढ़ाया कि आप एक प्लांट में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, दूसरे प्लांट में जितने भी कैरेक्टर हैं उनकी लिस्ट बनाइए और यहां पर भर दीजिए उनका डेटा कि किस प्लांट में क्या प्रेजेंट है, क्या एब्सेंट है, क्या प्रेजेंट है, क्या एब्सेंट है, और आराम से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन सारे के सारे कैरेक्टर्स को कंपेयर कर डालिए। आपको एक स्कोर मिल जाएगा कि दो प्लांट्स में कितने कैरेक्टर हैं जो सिमिलर हैं, कितने कैरेक्टर हैं जो डिसिमिलर हैं। समझ लीजिए दो प्लांट्स हैं, आपने 100 कैरेक्टर्स को कंपेयर किया, 70 सिमिलर निकले, इसका मतलब 30 डिसिमिलर हैं, तो आपका स्कोर आ जाएगा 70। इस बेसिस पे भी आप प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एडेंसन साहब ने स्कीम दी, पर इस स्कीम को बहुत अच्छा नहीं माना गया क्योंकि हर कैरेक्टर को एक ही नंबर दिया गया। एक नंबर में देवा तेरी ऊंची लंबी हील नू, एक नंबर में देवा तेरी स्किन फिट जीन नू, एक नंबर में देवा तेरी सोनी कैट वॉक नू, एक नंबर में देवा तेरी मिठी मिठी टॉक नू। तो सारी चीजों को एक ही नंबर दे दिया है। हो सकता है मिठी मिठी टॉक के 2 नंबर हो और सोनी कैट वॉक का एक भी नंबर ना हो। भाई आपके हिसाब से आपका क्राइटेरिया अलग अलग रखो। तो सारी चीजें जो है मेरे भाई, इनको एक नंबर देना तो अच्छी बात नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ और इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेरी लाइफ में कुछ और इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। सो यहां पर आकर जो ये सिस्टम है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ये मात खा गया, है ना, मात खा गया मेरे भाई। अब आता है साइटो टेक्सोनॉमी। साइटो का मतलब आप सभी को पता होगा क्योंकि हमने हमारी जर्नी की शुरुआत इसी साइटोलॉजी से करी थी। यस साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल। तो सेल में आपको क्या मिलता है? सेल में आपको मिलता है न्यूक्लियस, द ब्रेन ऑफ द सेल। और न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलते हैं? क्रोमोसोम्स। मेरी जान मेरी पहचान क्रोमोसोम, है ना। अब ये जो क्रोमोसोम है, इनका अलग अलग प्लांट्स में नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर क्या है, इसी को हम साइटोटेक्सोनॉमी कहते हैं। देयर नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। ये जो क्रोमोसोम है मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है, कैसे हैं? तो ये इनका स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर हो जाएगा। एंड नंबर, जैसे कि अगर आप ह्यूमन की बात करें तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है डिप्लॉयड सेल में। तो ऐसे ही प्लांट में किसी में 14 है, किसी में 16 है, किसी में 18 है, किसी में 26 है, किसी में 40 है। अलग अलग प्लांट में क्रोमोसोम का नंबर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है एंड बिहेवियर क्या है, इसको आप कहते हैं साइटोटेक्सोनॉमी, या इसको कैरियोलॉजी भी कहा जा सकता है कि आप न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम की स्टडी कर रहे हैं। तो सेल के अंदर मिलेगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर क्या है अलग अलग प्लांट्स में, दिस इज साइटोटेक्सोनॉमी। और कुछ नहीं पढ़ना है, बस क्रोमोसोम तक पहुंच जाओ। सेल का नाम आ जाए तो क्रोमोसोम तक ले जाओ उस नाम को, और उस नाम को बाद में रोशन कर दो मेरे भाई। कीमोटेक्सोनॉमी, कीमो के शब्द से आपको क्या देखने को मिलता है? खोपड़ी पे लगाइए, नारियल का तेल घुस जाइए नाम के अंदर। कीमो का मतलब क्या है? केमिकल्स। अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कुछ स्पेशल केमिकल्स पाए जाते हैं, है ना। जैसे देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, तो अंग अंग फड़काने वाला कौन है? मिर्च है। तो मिर्च में कुछ तो केमिकल पाया जाता होगा, तभी उसको एज अ मसाला, एज अ स्पाइस यूज किया जाता है। कोई भी केमिकल क्यों नहीं छिड़क देते खाने में कि खाना तीखा हो जाएगा? मिर्ची के पास ऐसा कुछ तो है जो खाने को तीखा कर सकता है, हल्दी के पास ऐसा कुछ तो है जो एंटीबैक्टीरियल है। तो कई प्लांट्स हैं जिनमें ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बहुत स्पेशल हैं, जो कि बहुत स्पेसिफिक हैं। सो ऑन द बेसिस of chemicals present in plants, chemicals present in plants, तो जो केमिकल है यहां से आपका शब्द आया है मिस्टर कीमो, है ना। तो यहां पर एग्जांपल देख लीजिए, आपने ब्रोकली खाई है? कितने लोगों ने ब्रोकली खाई है मेरे भाई? गोभी का भाई है ब्रोकली। तो ये जो ब्रोकली है इसमें एक स्पेशल केमिकल पाया जाता है। इस केमिकल का नाम क्या है? सल्फोराफेन। क्या है? सल्फोराफेन। इट कंटेन्स सल्फोराफेन। एंड ये जो सल्फोराफेन है इट इज एंटी कैंसरस। ये एक ऐसा केमिकल है जिसको एंटी कैंसरस माना गया है, रिसर्च में पाया गया है दैट इट कैन बीट कैंसर, नॉट कंप्लीटली बीट कैंसर, पर ये आपके बॉडी में कैंसर होने को रोक सकता है। अगर आप कॉन्स्टेंटली ब्रोकली खाते हो तो आप काफी सारे कार्सिनोजेनिक एजेंट से बच सकते हो, कैंसर कॉजिंग एजेंट से बच सकते हो। तो ब्रोकली जो है इसका स्पेशल केमिकल क्या हो गया? सल्फोराफेन हो गया, ये इसमें पाया जाता है। अगर आप बात करें एक प्लांट की जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, इसका नाम है रोवोल्फिया। रोवोल्फिया जो है इसमें आपका एक स्पेशल केमिकल पाया जाता है, इट कंटेन्स रेजरपाइन। और ये जो रेजरपाइन है इसको हाइपरटेंशन की दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो आपकी हाइपरटेंशन दूर करता है, यानी आपके हाई बीपी को क्योर करता है। तो इट क्योर्स हाई बीपी।
अगर आपको हाई बीपी है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो आपको जो है रेजर पाइन केमिकल दिया जाएगा, जो हमें कौन से प्लांट से मिला है? रोवोल्फिया प्लांट से। एंड अगर आप ब्रोकली खाते हो तो आपको कौन सा केमिकल मिल जाएगा? सल्फोराफेन केमिकल मिल जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि प्लांट में कौन कौन से स्पेशल केमिकल पाए जा रहे हैं, प्लांट के केमिकल की अगर आप स्टडी कर रहे हो तो इट इज कीमोटैक्सोनॉमी। प्लांट में जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस है, उसमें जो क्रोमोसोम है, उसका नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर देख रहे हो तो साइटोटैक्सोनॉमी। एंड मेरे भाई प्लांट्स में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको आप कंप्यूटर के माध्यम से अगर डिकोड कर रहे हो, समझ रहे हो, तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे मेरे भाई न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। बात समझ में आई? तो एक बार तारा इन द चैट सेक्शन। आज का खेला खत्म हो चुका है। एक बार टाइम देख लेता हूं मैं कि क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। 6 मिनट का टाइम है, इतने में तो क्वेश्चन ही हो पाएंगे और एनसीईआरटी की रीडिंग ही हो पाएगी, क्योंकि इससे आगे ये वाली जो स्लाइड है इसमें इट विल टेक अराउंड 20-25 मिनट्स। तो इसका मतलब आज हमको यही छोड़ना होगा। देखो मेरे भाई एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ, बहुत कम डेटा है एनसीईआरटी में। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है इसमें आप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हो और जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं इनको आप स्टडी करते हो। प्लांट्स के हर कैरेक्टर को आप कुछ नंबर और कोड दे दोगे एंड इसके बाद जो भी डेटा आता है इसको आप कंप्यूटर से प्रोसेस करते हो। पंगा यह है कि हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस यहां दी जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कुछ कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उनको 5 नंबर मिलने चाहिए, उन्हें भी 1 नंबर दे दिया। हो सकता है कोई कैरेक्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट ना हो, उसे 0.1 मार्क्स मिलने चाहिए, उसे भी 1 नंबर दे दिया। साइटोटैक्सोनॉमी में सेल के अंदर घुसो, न्यूक्लियस के अंदर घुसो और साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को समझो, यानी क्रोमोसोम के नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर को समझो। ये हो जाएगी साइटोटैक्सोनॉमी। एंड कीमोटैक्सोनॉमी में मेरे भाई प्लांट्स जो हैं इनमें कौन से स्पेशल केमिकल्स पाए जा रहे हैं इनके बारे में आप स्टडी कर डालो। तो टोटल हमने 6 चीज पढ़ी: आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी। टोटल देकर हमने जो है यहां पर 6 चीजें पढ़ी हैं आज। एंड आई होप आपको 6 की 6 चीजें समझ में आई होंगी। ये 3 सवाल हमारे बन चुके हैं। ये वाला सवाल जो है आप बना लो, थोड़ा सा टेक्निकल है बट यू हैव टू डिकोड इट। आओ मेरे भाई, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बेसिस पे जो स्टडी कर डालो इसको हम क्या कहते हैं? कैरियोटैक्सोनॉमी, बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल में तो प्लांट के सारे कैरेक्टर्स लिए जा रहे थे। एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी हमने सुना ही नहीं है। और भाई क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, नंबर, बिहेवियर में क्या ही एक्सपेरिमेंट कर लोगे। बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी बनाने के लिए दिया है सिर्फ कैरियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी पूरा का पूरा गेम जो है ये सिर्फ नाम का था और कुछ नहीं। पूरा का पूरा जो खेल है ये नाम का है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था, जिसे साइटोटैक्सोनॉमी या कैरियोलॉजी या कैरियोटैक्सोनॉमी भी आप बोल सकते हो कि यहां पे आप न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हो, न्यूक्लियस में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की स्टडी कर रहे हो। तो ए बिकम्स द मोस्ट सुटेबल आंसर। तो डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। लगभग 80% बच्चों ने सॉल्व कर दिया है, विच इज डिसेंट। यहां पर आ जाइए, प्रश्न संख्या 8 को कर डालिए मेरे भाई। आपके सामने सवाल है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट इज नोन एज। नाम में घुस जाओ मेरे भाई। केमिकल कंस्टिट्यूएंट इज नोन एज, नाम में ही है केमिकल, तो इसे कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं। केमिकल टैक्सोनॉमी भी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन दोनों में से अगर एक चुनना हो तो बेस्ट क्या चुनोगे? कीमोटैक्सोनॉमी, जो नाम आपने पढ़ा है। अब मेरा नाम विपिन शर्मा है, मेरा घर का नाम रिंकू है, तो रिंकू भी करेक्ट है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि भैया आपका बड़ा भैया, मैं विपू आपका बड़ा भैया कौन है, तो आप विपिन शर्मा बोलेंगे ना, तभी दुनिया पहचान पाएगी, है ना, कि आप किसके भाई हो। तो कीमोटैक्सोनॉमी इज द बेटर आंसर। केमिकल टैक्सोनॉमी भी इसे कह सकते हैं क्योंकि केमिकल्स की आप स्टडी कर रहे हो, लेकिन किसी ने एक नाम दिया है, सोच समझ के दिया है, कीमोटैक्सोनॉमी, तो उसी नाम को आप मार्क करेंगे। तो व्हेनेवर, इस थंब रूल को लिख लो अपनी कॉपी में, व्हेनेवर यू फाइंड 2 राइट आंसर्स ऑफ अ क्वेश्चन, गो फॉर द बेटर आंसर ऑलवेज। ये याद रखेगा हमेशा। यस, आ जाओ। लगभग 90% यार, कमाल ही कर दिया, वेरी वेल डन मेरे भाई, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। चलो, तो ये है हमारा आज का कार्यक्रम। अमित, ऋषभ, ओवेज, डॉक्टर पीयूष, निशांक, भौंकने वाला कुत्ता, आहा, तुम तो सुधर गए हो भाई। काटने वाला कुत्ता से सीधा भौंकने वाला कुत्ता, है ना, बेटर हो रहे हो तुम। काटने के बाद तुमने थोड़ा सा और इंप्रूव किया है, अब तुम सिर्फ भौंक रहे हो। कुछ टाइम में तुम जो है प्यार करने लगोगे, तुम बन जाओगे आदमी को चाटने वाला कुत्ता, यानी कि प्यार करने वाला कुत्ता, है ना। तो ऐसे ही जीवन में इंप्रूवमेंट करते रहो मेरे भाई, है ना। नाम भी नहीं ले सकता, है ना, ऐसा नहीं कह सकता कि इंप्रूवमेंट करते रहो कुत्ता भैया। तो आपका जो भी असली नाम है मेरे दोस्त, आपको सलाम है। कीप इंप्रूविंग, कीप मेकिंग योर पेरेंट्स हैप्पी, कीप ईटिंग पेडिग्री। धीरे धीरे उसको छोड़कर भी ट्राई करो कुछ ऐसा, रोटी, लस्सी, कुछ नॉर्मल खाना ट्राई करो, और उसके बाद जो है धीरे धीरे तुम देखोगे कि इंसानों की श्रेणी में आ जाओगे, है ना। और अभी कुत्तों का कोटा भी नहीं है मेडिकल कॉलेजेस में,
तो कोशिश करो कि इंसान बनो, बिकॉज तैयारी बढ़िया चल रही है भाई, 6 रैंक आई है ना। तो धीरे धीरे आदमी बन जाओगे, हो सकता है किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में लैंड भी कर जाओ दोस्त, है ना। सुरभि, जितेश, अननोन, विश्वकर्मा एंड तीर्थ आर इन टॉप रैंक, सबको बहुत बहुत बधाई, है ना। बहुत बढ़िया मेरे भाई, आज पूरा मोहल्ला गुंजा दो भाई भौंक भौंक के। आइए, तो ये बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत जनरल बातें थी। एंड मैं जानता हूं, देखो आई एक्नॉलेज दिस कि ये कोई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं था, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की, पर ये ओवरऑल है तो भाई बोरिंग ही दिखने में। तो प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी थोड़ी सी ऐसी है, छोटे छोटे टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। एक छोटी सी प्रॉब्लम है मेरे भाई, क्योंकि मैं हर 2 महीने में अपने घर जाता हूं 2 दिन के लिए। अब मुझे एक लॉन्ग वीकेंड मिल रहा है अगला 15, 16, 17। तो 15 तारीख की आपकी छुट्टी है, 16 की हमारी क्लास है। तो इसको क्या किया जाए, रिकॉर्डेड लिया जाए या इससे पहले लाइव लिया जाए। अगर मैं किसी दिन अपनी क्लास 8 PM के बाद लगा दूं तो क्या आपको कोई परेशानी तकलीफ है, मुझे बस ये जानना है। मैं क्लास जल्दी छोड़ दूंगा, 1-1.25 घंटे में छोड़ दूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको इस चीज में कोई प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो थम्स डाउन दे देना, ऐसा अंगूठा नीचे की साइड, और प्रॉब्लम नहीं है तो अंगूठा जो है ऊपर कर देना कि हाँ सर 8 बजे के बाद भी ले लो। बिकॉज मैं चाहता हूं कि कम से कम नेक्स्ट वीक हमारी एक क्लास तो बनती है, तो एक क्लास तो ले हम लाइव। मेरा भी मन करता है भाई आपसे लाइव मिलने का, है ना। तो अगले 2 वीक जो है थोड़ा सा मेरे को कहीं जाना रहेगा, बट आई डोंट वांट टू मिस द क्लासेस। तो और किसी टीचर की क्लास अगर मैं लूंगा, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं ले लूंगा, लेकिन सभी को सिंस रक्षाबंधन पे मैं अब कहीं जा नहीं रहा हूं, तो मैं सोच रहा था कि 15 अगस्त वाला वीकेंड जो है वो मैं इस्तेमाल करूं। पर मैं आपकी क्लास छोड़ के नहीं जाना चाहता, और मैंने ऐसा कभी किया भी नहीं है। तो मैं अगर यहां पर क्लास ले लूं आपकी 8 बजे के बाद किसी दिन, तो क्या आपको कोई तकलीफ है? अगर तकलीफ नहीं है मेरे भाई, तो एक बार बस थम्स अप दे डालो, जिससे कि मैं आपकी छोटी छोटी क्लासेस ले पाऊं, है ना। जिस दिन मैं 8 बजे के बाद क्लास लूंगा, 1-2 हफ्ते की बात है बस, है ना। और सारी क्लासेस मिस नहीं होने वाली हैं। जैसे इस हफ्ते तो क्या है, हमारी क्लास है ही एक ही क्लास। तो ये मैं किसी दिन 14 को या किसी और दिन क्या करूंगा, 13 को, किसी और दिन, जब भी आपको टाइम लगेगा, मुझे टाइम लगेगा, आई टेक द क्लास पोस्ट 8 PM, 8 से 9 बजे तक की एक क्लास ले लूंगा, जिससे हमारा साथ बना रहे, है ना। और ये क्लास जो है इसमें कुछ छोटा मोटा रिकॉर्डिंग डाल दी जाएगी, जिससे 2 क्लास हो जाए, आपका टाइम भी जो है खराब ना हो और ठीक ठाक हमारा सिलेबस भी भागता रहे। एंड उसके अगले हफ्ते मैं आपसे मिलने आ रहा हूं एक शहर में, आपको शहर का नाम बताऊंगा। तो सैटरडे को आई विल बी इन फ्लाइट, तो आई विल मेक श्योर कि या तो मैं सैटरडे को पहले स्लॉट में क्लास ले लूं आपकी, या मैं फ्राइडे को लगातार क्लास ले लूं, है ना। जैसे कि अपनी 6 से 8 क्लास होती है, इसके बाद मैं क्लास जो है 8 से 9 एक और क्लास लगवा लूं सेम दिन पे, जिससे सैटरडे वाली क्लास का हमारा बैकलॉग ना हो। कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो साथ साथ में पूरा ही हो जाए, आपको भी टेंशन नहीं रहेगी, मुझे भी टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, आ जाओ, लेट्स चेक क्या है मामला। लगभग 90% लोग एग्रीड है। आई थैंक यू ऑल फॉर दिस, है ना। ये आपका भाई सपोर्ट है और कुछ नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप हर कंडीशन में सपोर्ट कर देते हो, है ना। 15 को नहीं, उससे अगले वीक 24 को जो संडे आ रहा है, आई गेस संडे है 17 को, तो उससे अगला 24 को आएगा। तो 24 को मैं एक शहर में आऊंगा आप सभी लोगों से मिलने, और उसके बाद हर शहर में धीरे धीरे आते रहेंगे हम लोग। तो आई एम ट्राइंग कि मेरी जो सैटरडे की क्लास है उसको मैं थर्सडे फ्राइडे को ही करा लूँ दोबारा से। आई एम ट्राइंग, आई एम टॉकिंग टू टीम, जिससे कि सैटरडे में ट्रैवल करके हर संडे किसी ना किसी शहर में जाकर के आपसे मुलाकात कर सकूं, क्योंकि धीरे धीरे हर शहर में ही आना है ना। यूपी के भी काफी सारे शहर हैं, वेस्ट बंगाल के भी शहर हैं, महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक भी है ना, बिहार भी है, बहुत, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, जहां मौका मिलेगा, उत्तराखंड, हिमाचल, जहां मौका मिलेगा, हर जगह जाने की फिराक में हूं, और आपसे मिलने का मन बहुत है, पर मैं क्लास उसके लिए हैम्पर नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई समटाइम्स अगर हमारी क्लास कहीं और किसी टीचर के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही होगी, अगर हो पा रही होगी तो मैं ऑनेस्टली वो क्लास ले लूंगा। अगर कभी नहीं हो पा रही होगी तो हम क्लास मिस नहीं होने देंगे। हम एक इंटरैक्टिव क्लास, एक लाइव क्लास चाहे 1 घंटे की ही रखें, लेकिन हमारी मुलाकात होती रहनी चाहिए। यस, आ जाओ, बहुत बढ़िया। सारे स्टेट्स में आएंगे दोस्त। अभी हम लोगों का जो टूर एंड ट्रेवल वाला जो सिस्टम है वो स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि मैं हर साल जाता हूं और काफी सारे बच्चों से मिलता हूं, है ना। तो पिछली बार भी मैंने शायद 7-8 स्टेट्स कवर किए थे, तो इस बार भी मन है, इस बार उससे ज्यादा बेहतर ही काम करेंगे, कम से कम 10 स्टेट्स कवर करेंगे, तो हो जाएगा बिल्कुल, है ना। आपके पास आना है, आपसे मिलना है, मेरा भी बहुत मन है। तो बाकायदा हम लोग अलग अलग शहरों में मिलेंगे, बैठेंगे, और जो जो आप स्टेट्स लिख रहे हो पॉसिबली इन सारे स्टेट्स में आना इस बार हो जाएगा। यस, चलो मेरे भाई। हाँ भैया, मार्च में भी आएंगे, है ना। मार्च में तो पता नहीं, लेकिन मार्च में जरूर कहीं ना कहीं आएंगे। तो मेरे दोस्त, ये था आपका छोटा सा टॉपिक। अब अगले सेशन में वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्मॉल टॉपिक, जहां हम अलग अलग प्लांट्स का कंपैरिजन करेंगे और एल्गी की स्टडी, एल्गी का डिस्कशन जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है,
और उसके बाद वी विल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, इन सबके बारे में पढ़ेंगे। फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का सिर्फ इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में, क्योंकि एंजियोस्पर्म के बारे में मैंने आपको बताया कि 3 अलग अलग चैप्टर्स है मेरे भाई, 2 तो 11th में ही है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो तीसरा चैप्टर है वो भी पूरा का पूरा एंजियोस्पर्म पर ही बेस्ड है, वो आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिलता है। तो एंजियोस्पर्म की डिस्कशन पूरी होगी, लेकिन इस चैप्टर में नहीं, इस चैप्टर की एनसीईआरटी से एंजियोस्पर्म को हटा दिया गया है, भगा दिया गया है। यहां पर आपको सिर्फ जिम्नोस्पर्म तक पढ़ाई करनी है। तो ये 4 कैटेगरीज एक एक 2 लेक्चर में हम लोग करेंगे, और फिर प्राइम फोकस मॉर्फोलॉजी पे डाल देंगे, क्योंकि काफी सारे नाम हैं, तो वहां आपको अच्छे तरीके से इत्मीनान से स्लोली एकदम प्यार से धीरे धीरे चीजों को समझ समझ के पढ़ना होता है, तो वो भी हम लोग कर रहे होंगे। ऑलराइट, चलो मेरे भाई, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मेरी जितनी भी बहनें हैं, मेरे जितने भी भाई हैं और उनकी जो बहनें हैं, उन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। आपके विपू भैया आपको विश कर रहे हैं, एंड अपनी फैमिली के साथ ये जो कल का दिन है ये व्यतीत करिए, बिताइए एंड एंजॉय। और पढ़ाई कर लेना, थोड़ी बहुत कर लेना, बहुत ज्यादा पढ़ाई मत करना, एकदम डूब मत जाना पढ़ाई में, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेना, जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। 2 घंटे सुबह पढ़ लेना, 2 घंटे शाम को पढ़ लेना, बीच का जो पूरा का पूरा टाइम है वो आप अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हैं, इस त्योहार का मजा जो है उठा सकते हैं। ऑलराइट, और जब भी ऐसा कोई त्योहार है, कुछ भी आ रहा है, दिवाली, होली, ईद, बैसाखी, कुछ भी आ रहा है, प्लीज मेक श्योर टू एंजॉय दैट। अगर आपको मन है ना, अगर आपका खुद का ही पढ़ाई का मन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको त्योहार एंजॉय करने में मजा आता है तो प्लीज मेक श्योर कि उस दिन को आप थोड़ा सा एंजॉय कर लें, थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश कर लें, और अगले दिन डबल प्रोडक्टिविटी के साथ अपने काम पर लग जाए। तो एक आधा दिन जो है घर वालों के साथ बिताने में या फिर थोड़ा दोस्तों के साथ घूम लेने में कोई बुराई नहीं, राइट। तो कल अगर मन है तो जा सकते हो, और उसके बाद शाम को आकर के थोड़ी पढ़ाई कर लेना, क्योंकि कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि परसों टेस्ट भी है, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेना, परसों सुबह भी पढ़ाई कर सकते हो। ऑलराइट, चल बाय बाय, जय हिंद, शुक्रिया, मिलता हूं अगले सेशन में, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। क्लास के बारे में आपको बता दूंगा कि किस दिन होगी, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। बाय बाय।